हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे सी सैट 2022 का क्वांट एंड रीजनिंग पार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप फटाफट से इसको सॉल्व कर सकते थे बिना किसी मैथ्स वैथ्स की नॉलेज के भी। ओके, अगर आपको बहुत सारा मैथ्स नहीं भी आता है देन ऑल्सो यू कुड हैव सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस। बट चलो, कुछ तो मैथ्स की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपने प्रिपेयर किया ही होगा। तो मैं बिल्कुल आपको इजी तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगा कैसा एग्जाम में आए थे क्वेश्चन और कैसे आप सॉल्व कर सकते थे। ओके, चेक करेंगे हम। सो ये पहला क्वांट का क्वेश्चन है। पहले चार क्वेश्चन आपके आरसी के थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। और ये किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर था जिससे मैंने ये इमेजेस ले रखी हैं। तो ये मे बी और मे नॉट बी करेक्ट ऑप्शन जो मार्क कर रखी है मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, तो उस पर फोकस करेंगे। तो पहली बात तो ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर रेसिस वाला क्वेश्चन था। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसने क्वेश्चन देखो क्या कहा था, एक्स एंड वाई रन अ 3 किलोमीटर रेस अलोंग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। मतलब जो सरकमफेरेंस है, एक सरकमफेरेंस वो 300 मीटर का है। बट जो वो रेस कर रहे हैं वो 300 किलो 3000 मीटर की है, 3 किलोमीटर्स की। राइट, 3000 मीटर की, यानी कि जो जीतने वाले को उसके 10 चक्कर लगाने हैं। चलो वो बाद में, पहले आप समझेंगे कि इसने कहा है इफ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर। राइट, स्टार्ट ऑफ इज नॉट काउंटेड एज पासिंग। तो वो पासिंग या मीटिंग उनकी कितनी बार होगी। तो आप ये समझेंगे, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि मीटिंग का मीनिंग क्या है। अगर आपको मीटिंग का मीनिंग पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते थे। देखो, सपोज करो कितनी भी टाइम के बाद एक्स सपोज यहां पे है। राइट, और वो वाई वाई को पास कर रहा है। वाई को पास कर रहा है, इसका मतलब वाई भी यहां पे है। राइट, एक्स वाई को पास कर रहा है या एक्स वाई का मीटिंग हो रहा है, तो दोनों यहां पे है। ये कैसे पॉसिबल है आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट? ये कैसे पॉसिबल होगा? लेट्स से पहली बार वो पास कर रहा है उसको, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि एक्स वाई से एक सर्कल आगे हो गया। क्योंकि क्योंकि वाई कहीं पे भी है, देखो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया, तो उनके बीच में एक गैप बनना स्टार्ट हो गया होगा। क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग है, तो फास्ट वाला स्लो वाले से आगे निकलना स्टार्ट हो गया। तो जब वो मिले होंगे एक पॉइंट पे, तो वहां पे तभी मिल सकते हैं जब वाई से एक्स एक्चुअली एक पूरा सर्कल आगे हो गया। तो उनके बीच में एक सर्कल का गैप, यानी कि 300 मीटर का गैप हो गया। राइट, ये गैप हो गया उनके बीच में एक सर्कल का। तब उनकी मीटिंग हो गई, यानी कि तब वो पास करेगा। अब अगर वो दोनों एक पॉइंट पे आ चुके हैं तो फिर से उनके बीच में गैप बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जब उनके बीच में 300 मीटर का गैप बन जाएगा तो फिर से दोनों की मीटिंग होगी, यानी कि फिर एक सर्कल का गैप बन जाएगा, तो फिर मीटिंग होगी। ओके, तो मैं ऐसा कह सकता हूं हर 300 मीटर के जब गैप उनमें क्रिएट हो जाता है 300 मीटर का, तो उनकी मीटिंग होती है। तो बस इतना अगर आपको पता होता, तो एक्स और वाई का स्पीड रेशियो दे रखा था 3:2। तो यानी कि एक्स ने जब 3 किलोमीटर पूरे किए होंगे, क्योंकि रेस 3 किलोमीटर की है, तो वाई ने 2 किलोमीटर पूरे किए होंगे। यानी कि एक्स ने जब 3000 मीटर चला होगा तो वाई ने 2000 मीटर चला होगा उस टाइम में। तो उनके बीच में गैप, फाइनल गैप 1000 मीटर का हो गया होगा। बट हर 300 मीटर के गैप पे एक मीटिंग होती है, यानी कि 1000/300, तो मैक्सिमम 3 मीटिंग हो सकती थी। हर 300 मीटर पे उनकी एक मीटिंग होती है। तो अगर 1000 मीटर के गैप में 1000 मीटर का टोटल गैप बना है, तो 300 मीटर 3 बार गैप बना होगा, 3 बार गैप क्रिएट हुआ होगा। तो 3 मीटिंग्स हुई होंगी। बस इतना आपको पता होता कि एक 300 के मीटर के गैप पे एक मीटिंग हो जाती है, यानी कि एक सरकमफेरेंस का गैप बन जाए तो एक मीटिंग होती है। तो आप आंसर कर सकते थे इसको। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, अगर आपको पता होता तो ये विद इन सेकेंड्स आप आंसर करते। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग पे था। वैसे तो जो को लोग भी प्रिपेयर करते हैं उनको इस रिवर्स कोडिंग का पता होता है। जैसे इसने लिखा है इन द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्यूपाइज। तो इसका मतलब है ए को जेड कर दिया। राइट, ए को रिवर्स पे जेड पे पहुंचा दिया। अब जो जेड वाली पोजीशन है वो 26 है। ओके, तो बी को
बी को, क्योंकि रिवर्स करके नाउ ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्यूपाइज। ओके, तो ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 26 को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। ओके, ऐसा ही हो गया ना, रिवर्स कर दिया। तो अगर किसी ने रिवर्स कोडिंग की होती है तो पहले ही पता होता है कि ए को अगर आप जेड करोगे, बी को अगर वाई करोगे, सी को अगर एक्स करोगे, तो आप देखो ए का पोजीशन नंबर 1 था और जेड का पोजीशन नंबर 26, इन दोनों का सम देखो 27 आया। बी की पोजीशन नंबर 2 थी, वाई की 25, इन दोनों का सम भी 27 आया। सी की पोजीशन नंबर 3 थी, जेड एक्स की 24, इन दोनों का सम भी 27 आया। इसका मतलब जब भी आप रिवर्स कोडिंग करते हैं तो आप ऐसे नंबर से चेंज करते हो जिनका दोनों का सम 27 बने। अगर आपको नंबर याद होते कि ये लखनऊ को करना था आपको, अगर आपको उनके अल्फाबेट नंबर पता हो कि ये 12 है, 21 है, 3 है, 11 है, 14 है, 15 है, 23 है, और इनको रिवर्स करेंगे तो 27 बनाएंगे सम। तो 12 प्लस 15, 21 प्लस 6, 3 प्लस 24, 11 प्लस 16, 14 प्लस 13, 15 प्लस 12, 23 प्लस 4, ये 27 ऐसे बनेगा। यानी 15 होता है ओ, 6 होता है यू, 6 होता है एफ, 24 होता है डब्ल्यू, ओके एक्स, सॉरी एक्स, 16 होता है पी, 13 होता है एम, 12 होता है एल, और 4 होता है डी। तो आपका कोड सीधा बन जाता ओ एफ एक्स पी एम एल डी, राइट, ये बिल्कुल सही आ जाता। बट अगर मैं अब उस पे आता हूं, अगर आपने नहीं भी किया हुआ था तो ये क्वेश्चन वो था जो कोई भी आंसर कर सकता था। उसने क्या करना है, जिसको नहीं भी याद वो क्या करेगा, वो ऐसे लिखेगा ए बी सी डी ई एफ जी, फटाफट से आप सिर्फ ये लिखना था आपको। आप आधे अल्फाबेट लिखेंगे यानी कि एम तक लिखेंगे, उसके बाद एम के नीचे एन रिवर्स शुरू हो जाएंगे, राइट, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गए। अब आपके ये रिवर्स पेयर आपको सामने दिख रहे हैं, रिवर्स पेयर आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये रिवर्स पेयर हैं। यानी कि आपको अगर लखनऊ का कोड करना था तो आप सिर्फ रिवर्स पेयरिंग देखिए, एल की पेयरिंग किससे है, ओ से, तो एल के लिए ओ, ओ के लिए एल, राइट। फिर यू है, यू की पेयरिंग है एफ से, तो एफ लिखो यू के लिए। सी की पेयरिंग किससे, एक्स से है, तो एक्स लिखो। के की पेयरिंग किससे, पी से, पी लिखो। एन की पेयरिंग किससे, एम से, एम लिखो। डब्ल्यू की पेयरिंग किससे, डी से, तो डी लिखो। तो ये आपका कोड बन गया, सिंपल, राइट, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था। तो बहुत आसान क्वेश्चन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन तो सुपर डुपर इजी, ये सबको पता होना चाहिए, राइट, सबसे आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 150 एंट्रेंट हैं चेस में और ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन ही लूजेस अ मैच। यानी कि नॉकआउट का फॉर्मेट क्या होता है, नॉकआउट हर जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, और इसने लिखा हुआ है कोई टाई या ड्रॉ नहीं था। तो नॉकआउट मतलब एक मैच एक बाहर, राइट, एक आउट हो जाएगा, एक को आप बाहर कर दोगे। तो अगर 150 एंट्रेंट हैं, 150 एंट्रेंट हैं, उसमें से एक विनर है, एक विनर है, तो कितनों को बाहर करना है, 149 को बाहर करना है। तो एक मैच में एक बाहर होता है, तो 149 को बाहर करने के लिए कितने मैच खिलाओगे, 149। तो कितने मैच खिलाने पड़ेंगे, 149, क्योंकि एक मैच में एक से ज्यादा बाहर हो नहीं सकता, और आपको 149 को हराना है। तो 149 को हराने के लिए आपको 149 मैचेस करने पड़ेंगे। ओके, तो सिंपल फॉर्मेट होता है नॉकआउट फॉर्मेट। एन अगर टीम्स हो तो n-1 मैचेस करके आप n-1 को बाहर कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लग रहा था, बट आपको नहीं भी आती तो भी मैनुअल आप देख सकते थे, क्योंकि 3 डिजिट का ही तो नंबर है। 3 डिजिट का नंबर आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, सारे ऑड डिजिट हैं। ऑड डिजिट कौन से होते हैं, ये वाले 1 3 5 7 9, राइट, ये ऑड डिजिट हैं। इसमें कह रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 कब होगा, जब यहां 5 आ जाएगा। तो 5 तो आपने फिक्स कर दिया, रेपिटेशन अलाउड है नहीं, विदाउट रेपिटेशन की बात कर रहे हो आप, ओके, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। 5 यहां पे आ गया, तो 5 गया तो बच गए कौन, 1 3 7 9। तो इन दोनों में से एक प्लेस पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1 3 7 9 में से कोई भी रखो।
और बची हुई, अब एक डिजिट रख दिया तो बचे हुए 3 डिजिट दूसरे प्लेस के लिए ऑप्शन होंगे। तो 4 इंटू 3 12 आपके पास ऑप्शन होंगे। जिसको पता था ऐसे करना है वो ठीक है, वरना 5 यहां रखना था। यहां क्या आ सकता था, अगर मैं एक के साथ लूं 1 3 या 3 1, 1 7 या 7 1, 1 9 या 9 1। ओके, फिर 1 को छोड़ दो, 3 7 या 7 3, 3 9 या 9 3। फिर 3 को भी छोड़ दो, 7 9 9 7। तो बस यही थे, 2 4 6 8 10 12। राइट, तो 12 आपके पास ऑप्शन थी। लास्ट डिजिट में नहीं लिख रहा हूं, लास्ट डिजिट 5 फिक्स था, 5 फिक्स था। पहले 2 डिजिट पे ही आपको देखना था कि क्या नंबर बन सकता है। ओके, तो ये सारे नंबर जो पॉसिबल थे वो मैं लिख रहा हूं। इनमें तीसरा डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो 5 फिक्स था, 5 फिक्स था। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैंने देखा, ये क्वेश्चन आपका आसान नहीं था। राइट, ये जिसको मैथ्स की नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा आसान नहीं था, ऊपर से डेटा सफिशिएंसी वाले फॉर्मेट में था, डीएस के फॉर्मेट में, तो ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। इसमें क्वेश्चन आप समझना होता है कि क्वेश्चन क्या है, इज एक्स एन इंटीजर। तो हमें यह बताना है एक्स इंटीजर है या नहीं। तो हमारा क्वेश्चन होता है कौन सी स्टेटमेंट हमें यह बता देगी कि इसका आंसर जो यूनिक आंसर दे दे, भाई एक्स इंटीजर है या नहीं है। अब पहली स्टेटमेंट में कहता है एक्स बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर। भाई एक्स बाय 3 इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। तो इसमें इसमें नहीं इंटीजर को बनाना हो तो आप x को ऐसा रख लो जो 3 का मल्टीपल ना हो। तो x अगर मैं 1 रख लूं, 1 रख लूं, 2 रख लूं, 4 रख लूं, 5 रख लूं, तो भी ये नॉट एन इंटीजर है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि x तो इंटीजर है ना, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन था इज x इंटीजर, बट नहीं, अभी तो मैंने इंटीजर रख के देखा 1 2 4 5। अगर मैं x को ही इसी क्वेश्चन में x को 1/2 रख लूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, x 1/2/3 यानी कि 1/6, वो भी इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो इसका मतलब x 1/2 भी हो सकता है। तो हमें तो यही करना है ना, x/3 इंटीजर नहीं है। तो x जो है इंटीजर हो भी सकता है, x नॉट एन इंटीजर भी हो सकता है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट से मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। पहली स्टेटमेंट से मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि मैं ये जान नहीं पाया कि x इंटीजर है या नहीं है। राइट, अब दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि 3x एक इंटीजर है। तो इसमें अगर मैं x को 1 2 3 कुछ भी रखूं तो 3x इंटीजर रहेगा, क्योंकि x इंटीजर होगा तो 3 टाइम्स भी इंटीजर होगा। पर अगर मैं x को 1/3 रख लूं तो 3 इंटू 1/3 वो 1 बन गया, वो भी तो इंटीजर बन जाएगा। राइट, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 3 रख लूं और ऊपर ना हो 3 का मल्टीपल, तो भी तो वो कैंसिल होके, मतलब उसमें x जो है फ्रैक्शन आ जाएगा 1/3, इंटीजर नहीं है। तो मेरी दूसरी कंडीशन, दूसरी स्टेटमेंट भी नहीं बता रही है कि x इंटीजर है या नहीं। अब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, ये होता है डीएस करने का तरीका। राइट, जिसने नहीं किया हुआ डीएस वो तो छोड़ सकता था इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी करना जरूरी नहीं था। पर मैं वो बता रहा हूं जिसने सॉल्व, जो जानता है डीएस क्या होता है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। तो पहली चीज के पहली स्टेटमेंट अलोन मुझे नहीं बता पाई एक्स इंटीजर है या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट अलोन ने भी नहीं बताया। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो इंटीजर तो मुझे दिख ही रहा है, अगर मैं एक्स को 1 ले लूं, राइट, एक्स को 1 ले लूं, दोनों को कंबाइन किया, एक्स को 1 लिया, तो पहले वाली चीज x/3 वो नॉट एन इंटीजर आ गई, क्योंकि वो 1/3 बन गई, नॉट एन इंटीजर। तो पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। और अगर दूसरी देखो तो दूसरी कंडीशन थी 3x, दैट इज 3 इंटू 1, वो इंटीजर है, वो तो है इंटीजर। इसका मतलब x1 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 क्या है, इंटीजर है। बट अगर मैं x इक्वल टू फिर से 1/3 ले लूं तो क्या होगा। तो पहली स्टेटमेंट में x/3 यानी कि 1/3/3 विच इज 1/9, नॉट एन इंटीजर। तो वो सेटिस्फाई कर रहा है पहली स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट कहती है x/3 इज नॉट एन इंटीजर। दूसरी स्टेटमेंट कहती है 3x, तो 3 इंटू 1/3 वो 1 आ गया, वो इंटीजर है, यानी कि वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो x1 भी हो सकता है, x1/3 भी हो सकता है। अभी भी हमारे पास सेम समस्या है कि x इंटीजर है या नहीं, अभी भी नहीं पता लगा। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अभी भी हमारे पास
उसका आंसर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आप नहीं बता पाओगे। तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, इवन हमें पता था, अगर हमें करना भी आता था तो भी टाइम टेकिंग था, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते थे। ओके, जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देने चाहिए अगर वो टाइम कंज्यूमिंग लग रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी को भी परसेंटेज चेंज पता है तो यहां वैल्यू तो है ही नहीं, सब परसेंटेज में है, रिजल्टेंट परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो हमारे पास 100 लेके भी चल सकते हो। पहला क्या है, 25% का इंक्रीज, तो 25% आपने बढ़ा दिया मतलब 125 हो गया। नाउ सेकंड है डिक्रीज ऑफ 20%, अब 20% कम करोगे, 20% होता है 1/5, 1/5 ऑफ 125 यानी कि 25 कम हो गया, तो 25 कम हो गया तो ये 100 आ गया वापस। अगेन इंक्रीज बाय 10%, अब 10% बढ़ा दिया तो 100 में तो 110 हो गया, मतलब फाइनली आपका जो नेट इंक्रीज हुआ वो तो 10% ही हुआ ना, तो 10% का इंक्रीज, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पक्का ही सारे कोई कर सकते थे, आपको चाहे कोई मैथ्स आता है नहीं आता है, परसेंटेज बहुत आसान थे, 25%, 20% और 10% तो पक्का ही निकालना आता होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन द टोटल आर देयर इन एक्स वीक, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट, एक्स सेकेंड? तो पहली बात तो आपको ये करना चाहिए कि ये आंसर में भी सब में एक्स लिखा हुआ है, तो पहले तो आप एक्स को 1 पुट कर दो, राइट, पहले तो एक्स को खत्म करो, आप एक्स हटा दो, अब 1 में सोचेंगे, यानी कि 1 वीक, 1 वीक का मतलब हो गया 7 दिन, अब एक दिन भी है और, तो एक दिन बढ़ा दिया 8 दिन, अब घंटों में लाना है तो 8 घंटों में, 8 दिनों में 24 घंटों से मल्टीप्लाई किया, ये घंटे हो गए, और उसमें 1 घंटा और ऐड करना है, एक्स तो 1 है ना, 1 घंटा और ऐड कर दिया, राइट, एक्स आवर्स भी है, 1 आवर भी तो है, इतने दिनों के अलावा 1 घंटा और है, तो ये टोटल ये आवर्स आ गए, इनको आपने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसमें 1 मिनट और है, राइट, अब इस सारे को आपने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया और 1 सेकंड और है। तो पहली बात तो स्टेप 1 आपको यह करना चाहिए कि देखो यहां 60 से जब कोई भी नंबर होगा 60 से मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा, और उसमें जब 1 ऐड होगा तो लास्ट में 1 आएगा। एक्स तो आप 1 ले ही चुके हो, तो इसका मतलब लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 0 नहीं हो सकता, 1 है 0 नहीं हो सकता, राइट। अब देखो दो चॉइसेस जो बची हैं, ये 5 डिजिट का नंबर है, ये 6 डिजिट का नंबर है, आप अप्रोक्सीमेट कर लो। आप ये देखो 8 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो रफली 200 के पास आ जाएगा, 200 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 के पास आ जाएगा, 12,000 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 के आगे 4 जीरो लग जाएंगी, मतलब मेरा आंसर जो है वो 6 डिजिट में आना चाहिए, ये 5 डिजिट वाला आंसर तो गलत है, तो 6 डिजिट वाला आंसर ठीक है, जिसके लास्ट में 1 आता हो और 6 डिजिट का आंसर हो। ये तो मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, अप्रोक्सीमेट से आपको बता रहा हूं, तो करना क्यों था कैलकुलेट, मैं तो ये दिखा रहा हूं, वरना अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी बता देता हूं कि कैलकुलेट करके एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा, मैंने ऊपर लिख ही दिया है आपको करना क्या है, तो यहां पे फटाफट से कर देते हैं। ये हो गया आपका 8 इंटू 24, ये कितना हो गया 192 प्लस 1 193 इंटू 60, ये कितना 0 6 19 600 14 115 एंड 8, इतना हो गया शायद, देख लेना, प्लस 1 हो गया तो ये हो गया 11581, उसको 60 से करेंगे तो एक 0 साथ में लग गया, 6 इंटू 8 48, 6 15 90 एंड 4 94, ओके एंड 6, देखना जरा इसमें 1 ऐड किया तो यहां 1 आ गया, तो 694861, आप चेक कर सकते हो, राइट, कैलकुलेट भी कर सकते थे अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, अप्रोक्सीमेट भी करते तो भी आंसर आ जाता, अप्रोक्सीमेशन भी कोई बुरी वो नहीं था, मतलब आराम से कर सकते थे, सिर्फ हमें देखना था लास्ट में 1 होगा, और बाकी सब आप अप्रोक्सीमेट देखेंगे तो भी आंसर पता लग जाएगा, क्योंकि उस बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में बहुत डिफरेंस है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखते हैं, पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली, R is the spouse of Q, U is the mother of T, and S is the daughter of U। चलो देखते जाते हैं, ट्री बना लेते हैं एक, तो यहां पे क्या है, P's daughter is T, ओके, कुछ भी आप बना के चल सकते हो, P's daughter is T, और एंड R son is P, ये P जो है ये son है, ये R है, और यहां पे T daughter है, तो हमें T का भी जेंडर पता था, ओके।
फिर हमारे पास है यू इज द मदर ऑफ टी, यू मदर है, अगर ये पी फादर था तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए और यू मदर आ गई टी की। ओके, एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू, तो इन यू और पी ये फादर मदर है, इनके डॉटर टी थी, एस एस और एस भी डॉटर है, तो एस भी डॉटर है, ये दोनों सिस्टर हैं। एक्चुअली मैं बीएस लिख देता हूं ब्रदर सिस्टर, बट दोनों में माइनस डाला है तो दोनों सिस्टर हैं। ओके, फिर है आर, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू भी था, आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, स्पाउस हस्बैंड वाइफ में कुछ भी हो सकता है, राइट। सो देर आर टू कपल्स इन द फैमिली, वो दिख रहे हैं मुझे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्यू इज द ग्रैंडफादर, क्यू का जेंडर आपको पता नहीं है, आप नहीं बता सकते, तो क्यू के बारे में नहीं बता सकते। आर इज द मदर ऑफ पी, आर का भी जेंडर नहीं पता है, नहीं बता सकते। टी इज द ग्रैंड डॉटर, टी का जेंडर आपको पता है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, करेक्ट। यस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। ओके, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, टी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे भी डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन था, एंड ये काफी आसान था, काफी आसान क्वेश्चन। हाउ फार इज सिटी पी फ्रॉम क्यू, तो स्टेटमेंट वन कहती है क्यू इज 18 किलोमीटर फ्रॉम आर। देखो स्टेटमेंट वन में तो पी दे ही नहीं रखा, तो स्टेटमेंट वन अलोन तो आंसर कर नहीं सकती। स्टेटमेंट टू में क्यू नहीं दे रखा तो आंसर नहीं कर सकते, तो कंबाइन करेंगे पी स्टेटमेंट दोनों को, क्योंकि दोनों अलोन आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी एक स्टेटमेंट में पी और क्यू दोनों नहीं लिखे हुए। तो अब क्या है, क्यू 18 किलोमीटर है आर से, और आर पी, पी और आर 43 पे है। अब ऐसा हो सकता है कि पी इधर हो और 43 हो, या ऐसा हो सकता है कि पी इधर हो और पी 43 इधर हो, राइट। तो आपको नहीं पता है उनकी डायरेक्शन, रादर वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, इसमें तो कुछ भी नहीं बता रखा है, ये भी नहीं दे रखा है कि एक लाइन में है, तो आप उसमें आंसर नहीं दे सकते हैं, पी और क्यू का डिस्टेंस आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी दोनों को मिला के भी डेटा सफिशिएंट नहीं है, राइट, डेटा सफिशिएंट नहीं है दोनों को मिला के भी, तो आप आंसर उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये सिलॉग्स के क्वेश्चन थे, राइट। अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो ये आसान होते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखी थी और बहुत सारे कंक्लूजन, उसमें से बताना था कौन कंक्लूड कर सकते हो नहीं। तो ऑल पेन्स आर बुक्स, ये पेन है, और ऑल पेन्स आर बुक्स, ये बुक्स हैं। नो चेयर इज अ पेन, तो पेन से बाहर रखना है चेयर वाले को, तो यहां रख सकता हूं मैं चेयर वाले को, कहीं भी आ सकता है वो चेयर वाला, बाहर भी आ सकता है, बिल्कुल बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो केस पॉसिबिलिटी है, राइट। नाउ कंक्लूजन कह रहा है ऑल चेयर्स आर बुक्स, चेयर और बुक में कोई रिलेट नहीं कर पाओगे आप, तो ये नहीं कंक्लूड हो सकता। सम चेयर्स आर पेन, सम चेयर्स आर पेन, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल नॉट पॉसिबल है, क्योंकि उसने कहा है ऊपर नो चेयर इज पेन। ऑल बुक्स आर चेयर्स, ऑल बुक्स आर चेयर, बुक्स और चेयर्स में आपके पास बिल्कुल रिलेशन नहीं है। नो चेयर इज अ बुक, ये भी आप नहीं कह सकते, तो इसका मतलब कंक्लूजन आपका कोई भी नहीं निकल सकता, तो डी आएगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। अच्छा, कोई कोई भी कंक्लूजन इसमें से नहीं निकल पाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सिलॉग्स का एक और क्वेश्चन आया था, इसमें स्टेटमेंट तीन थी, राइट, 1 2 3। तो देखेंगे, पहली स्टेटमेंट थी सम डॉक्टर्स आर टीचर, ये डॉक्टर और टीचर, सम डॉक्टर्स आर टीचर। अब सेकंड स्टेटमेंट थी ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर यहां बना देता हूं, राइट। थर्ड स्टेटमेंट थी, थर्ड स्टेटमेंट थी ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, तो ये साइंटिस्ट है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है, देखो इनमें इनमें जो डॉक्टर से रिलेशन नहीं है, टीचर्स का इंजीनियर और टीचर का साइंटिस्ट का रिलेशन है, इंजीनियर का साइंटिस्ट है, बट डॉक्टर्स का नहीं है, तो डॉक्टर्स वाला सर्कल इनके बीच में भी रह सकता है, बाहर भी जा सकता है। तो अब ये कह रहा है सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, डेफिनेटली ट्रू। क्यों? क्योंकि जो साइंटिस्ट टीचर हैं, राइट, जो साइंटिस्ट इंजीनियर हैं, उनमें से ही सबसेट है टीचर, तो जो साइंटिस्ट टीचर है वो डॉक्टर जरूर है, राइट। ओके, जो कुछ है ना टीचर और डॉक्टर का ओवरलैपिंग पार्ट, वो इनका सबसेट बना हुआ है। जो भी टीचर, जो टीचर डॉक्टर से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो टीचर साइंटिस्ट के अंदर ही आ रहे हैं, तो वो पक्का ही साइंटिस्ट, वो वाले साइंटिस्ट डॉक्टर होंगे जो साइंटिस्ट इंजीनियर हैं, जो और उनमें से जो टीचर हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट टीचर का जरूर इंजीनियर में है, और इंजीनियर सारे साइंटिस्ट में है,
तो ये वाला पार्ट पक्का साइंटिस्ट से कॉमन है, और इसमें जो यहां है वो डॉक्टर पक्का है। तो सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर पक्का कंक्लूड कर सकते हैं। ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर बिल्कुल नहीं, और सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर ये पक्का ट्रू है, क्योंकि ये इंजीनियर, जो इंजीनियर वो टीचर के बीच में ओवरलैपिंग वाला एरिया इंजीनियर के बीच में भी आता है, तो वो डॉक्टर पक्का होंगे, राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? 1 and 3, 1 and 3 फॉलोज, यस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही था, 1 and 3 फॉलो कर रहा है, तो वो आपका करेक्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 8 students sit around a circular table equidistant from each other facing the center, not necessarily in the same order। तो सर्कल की बात है, पहली बात तो सर्कल की बात कर रहा है, 8 की बात कर रहा है, तो 8 पोजीशन हमेशा ऐसे बना लेंगे हम, 8 पोजीशन हम ऐसे कर लेंगे। अब क्या है, बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी, ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी, एफ सिट इन बिटवीन बी एंड एच। ओके, सब अलग अलग स्टेटमेंट दी हुई है। चलो मैं यहां पे क्या कहता हूं, केसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट। जो डेफिनेट करेक्ट है उसको आंसर देना है। तो बी, एफ जो है बी और एच के बीच में है, एफ यहां ले लेते हैं, बी और एच के बीच में। देखो कहीं पे भी कोई स्टेटमेंट लेफ्ट और राइट से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब आप एक ऑर्डर में लेंगे, आप उसको उल्टा भी करके देख सकते हैं, एच बी, दोनों पॉसिबिलिटी थी, बी एफ एच और एच एफ बी, राइट, दोनों पॉसिबिलिटी थी। बट मैं इस साइड पे ले लेता हूं सारे, तो इस साइड से सारे केस देख लेता हूं, कवर वैसे वैसे ही हो जाएंगे। नाउ ए सिट्स इन बिटवीन ई एंड डी। ओके, तो पहला मैं एक केस लेता हूं, ए सिट्स बिटवीन ई एंड डी, तो ए को यहां लेता हूं, ई एंड डी, पॉसिबल। ओके, दूसरा केस यहां पे ले लेता हूं। देखो मैं केसेस सारे बनाऊंगा ताकि मेरा डेफिनेट वाला, राइट, ये केस आप, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने लायक भी हो सकता था। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि आपको केस सारे देखने थे। अब ए ई डी आपने ऐसे लिया है, ऐसा भी ले सकते हो, डी ए ई, राइट। ओके, इसके साथ साथ आप कंडीशन भी चेक कर सकते हो ताकि आपको ज्यादा केसेस ना देखने पड़े। वो कंडीशन क्या थी, मैं यहां पे कंडीशन भी देख लेता हूं। एक कंडीशन थी, बी एंड डी सिट नीदर एडजेसेंट टू सी नॉर ऑपोजिट टू सी। तो डी के साथ भी सी नहीं आएगा, तो सी इस केस में यहां आ जाएगा, और यहां जी बचा हुआ, पॉसिबल है। इस केस में तो बी और डी यहां है, तो बी के ऑपोजिट सी नहीं आएगा, बी के ऑपोजिट सी नहीं आएगा तो सी यहां आएगा, राइट। बट डी के ऑपोजिट भी सी नहीं है, बी एंड डी दोनों के ना ऑपोजिट सी आएगा, तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब बी और डी के ऑपोजिट सी लिखना पड़ेगा, राइट। तो वो वाला केस मैं हटा देता हूं, बट पहले मैं बाकी लिख के देख लेता हूं। अब ई ए डी वाला जो हमने केस यहां पे लिया था, राइट, पहला, अब हम ले लेते हैं उसको, एफ बी एच को फिक्स रखते हैं ताकि ये सारे केस कवर करवाएगा। अब ई ए डी हम यहां ले चुके हैं, अब नेक्स्ट लेते हैं यहां पे ई ए डी। बट ऐसा ई ए डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डी के साथ यहां सी नहीं आएगा और बी के साथ यहां सी नहीं आएगा, तो सी कहां रखोगे। तो इसका मतलब डी को उल्टा कर दो, यहां ई कर दो और डी को यहां कर दो, तो क्या है, आप यहां सी ले सकते हो और यहां जी कर दोगे, राइट, ये केस पॉसिबल है। अब आपके पास एक और पॉसिबिलिटी थी, वो थी, लेट से वापस बी एफ एच और एईडी। अब मैं यहां बना रहा हूं एईडी, यानी कि ए ई डी। अब देखो, क्योंकि मैंने डी इधर ले लिया, अगर मैं डी इधर लेता तो सी यहां भी ना आता और सी यहां भी ना आता, तो सी फंस जाता। तो ए यहां पे ठीक लिया हमने, तो इसका मतलब अब बी के साथ सी नहीं आएगा, तो सी यहां आएगा और यहां जी आ जाएगा। सो हमने सारे केस कवर कर लिए, क्योंकि एईडी की पोजीशन जो भी पॉसिबल थी वो हमने ले ली। तो ये 3 केस पॉसिबल थे आपके पास। अब तीनों केसेस में आप देखेंगे बी सिट्स इन बिटवीन ए एंड जी, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए के तो दोनों तरफ ई और डी हैं, तो बी अगर ए और जी के बीच में होगा, राइट, तो ए के एक तरफ तो बी होगा ना, बट ए तो ए और डी, ए और डी और ई के बीच में है, इसका मतलब ये केस तो पक्का गलत है। सी सिट्स ऑपोजिट टू जी, सी ऑपोजिट टू जी है, बट यहां सी ऑपोजिट टू एच है, यहां सी ऑपोजिट टू ई है, तो ये भी डेफिनेटली करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है डेफिनेटली करेक्ट, तो ये डेफिनेटली करेक्ट नहीं है। ई सिट ऑपोजिट टू एफ, ई सिट ऑपोजिट टू एफ, देखो ई के ऑपोजिट बी है, ई के ऑपोजिट बी, ई के ऑपोजिट सी, तो ये तो गलत है।
राइट? तो ये भी गलत हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन आ गया, नन ऑफ दीज। अगर इस क्वेश्चन में डेफिनेटली करेक्ट की बजाय वो पॉसिबिलिटी पूछता तो आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाता, क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ बी वाली थी, बाकी तो पॉसिबल भी नहीं थे। ओके, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आसान क्वेश्चन था आपका 2010, अगर आपने सीरीज की प्रैक्टिस कर रखी है तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। हमें अगला बताना था, यहां पे देखेंगे तो ये इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, आप समझ ही गए होगे, इंटू 2.5, तो अब आएगा इंटू 3, वो होगा 225। राइट, बिल्कुल सही, 225। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन पजल टाइप था, राइट? मैं करवा देता हूं, बट वहां अगर आपके पास टाइम बचता बाकी सब कर लेते। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना, इतना समझना, वही बड़ी बात है। तो एक क्वेश्चन कहता था, एक 7 डिजिट लिखे हुए हैं इसने, 7 डिजिट का एक आइडेंटिटी कार्ड या जो भी उसका नंबर है आइडेंटिटी कार्ड का। तो इसमें कहता है ये जो डिस्टेंट डिजिट यूज करने हैं वो 1 2 4 5 7 8 9 ये यूज करने हैं। अब ये है क्या, ये कंप्लीट नंबर, उसने कुछ कंडीशन दी थी, ये जो कंप्लीट नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। वो तो हमें पहले ही पता, अगर आप ये डिजिट यूज करोगे तो इसको देखो जरा, इनका सम 1 2 3 4 7 5 12 7 19 8 27 9 36, सबका टोटल 36 है और 36 9 से डिविजिबल होता है। तो यहां तो कोई भी डिजिट आ जाए, राइट, ये 9 से डिविजिबल ही रहेगा। ओके, बट इसने साथ में कहा, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, इस डिजिट को अगर हम हटा दें एक को, तो बाकी के 6 डिजिट हैं वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। राइट, यानी कि वो जो पूरा 9 से डिविजिबल हो रहा था, या पूरे को कहो कि 3 का मल्टीपल बन रहा था, तो ये भी 3 का मल्टीपल बनेगा, क्योंकि 6 से डिविजिबल है तो ये 3 का मल्टीपल बनेगा। अगर ये 3 का मल्टीपल बनेगा और ये डिजिट भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो 9 का टोटल मल्टीपल बनेगा। तो डिजिट जो 3 का मल्टीपल था वो सिर्फ 9 था, इसका मतलब लास्ट डिजिट तो सिर्फ 9 ही हो सकता था। तभी तो 9 को छोड़ोगे, बाकी वाला भी 3 का मल्टीपल बनेगा। अगर 9 के अलावा कुछ और डिजिट छोड़ दिया तो 36 में से टोटल ऐसा कम हो जाएगा जो 3 का मल्टीपल नहीं बनेगा, इसका मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो जाएगा। राइट, तो यहां पे एक तो ये 9 आ गया, ये पता लग गया, और यहां पे इवन डिजिट आएगा, इवन, क्योंकि 6 का मल्टीपल है तो लास्ट डिजिट इवन होगा, तो ये इवन डिजिट होगा। ओके, ना आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, अब ये बात कर रहा है इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, तो बाकी के जो 5 डिजिट बढ़ते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 में लास्ट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, यहां तो सिर्फ 5 है, तो 5 ही हो सकता है, तो 5 गया हमारा, 9 जा चुका है, एक इवन यहां आएगा। ओके, आफ्टर डिलीटिंग 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि इसको भी हटा दूं तो अब ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का मल्टीपल भी इवन होगा, मतलब यहां भी इवन आएगा। राइट, यहां पे ये लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4, जो बनेगा टोटल नंबर वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। राइट, तो यहां इवन आएगा। ओके, अब कह रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट छोड़ दे, मतलब लास्ट के 3 रह गए, तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये 3 का मल्टीपल है, राइट, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी 3 का मल्टीपल बनेगा, क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल, सारों का सम 3 और 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, तभी तो वो 6 का मल्टीपल बनेगा। राइट, तो 5 में कोई 2 इवन डिजिट ऐड करूं, राइट, इवन डिजिट कौन से बचे हुए हैं, 2 4 8 हैं इवन डिजिट। 5 में कौन से 2 इवन डिजिट ऐड करूं जिससे कि वो 3 का मल्टीपल बने। राइट, 8 एंड 2, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा। 12 तो नहीं कर सकते, 10 और 6 भी नहीं कर सकते, इसका मतलब 8 एंड 2 आएंगे। यहां पे जो 2 डिजिट आएंगे वो 2 एंड 8 आएंगे, तो इसका मतलब जो यहां लास्ट के 2 डिजिट, जो 2 डिजिट बचेंगे, उसने लिखा है कि वो 2 का मल्टीपल बनेगा, तो यहां भी इवन डिजिट आएगा, तो यहां जो बचेगा वो पक्का 4 होगा, यहां पक्का 4 होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 8 तो इधर आएंगे। अगर यहां 4 होगा और यहां 2 और 8 आएंगे, और 4 का मल्टीपल, अब 4 का मल्टीपल भी देख लो, अगर आप 4 का मल्टीपल देखते हो तो 4 का मल्टीपल यहां पे लास्ट के 2 डिजिट, अगर यहां 2 या 8 आएगा तो यहां 1 या 7 आएगा। राइट,
यहां तो जो डिजिट आएगा वो 1 या 7 आएगा। तो 1 के साथ 8 या 7 के साथ 8, 18 या 78 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं, तो 8 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 2 आएगा। तो यहां 1 या 7 कुछ भी आ सकता है, बट यहां 2 आएगा, यहां 2 आएगा तो यहां 8 आएगा। तो यहां 1 ले लो या 7 ले लो, दोनों ही चलेंगे, राइट। 1 और 7 दोनों चलेंगे। यहां 3 के मल्टीपल में भी 1 और 7 दोनों चलेंगे, क्योंकि 1 7 8 4 12 बनेगा ही बनेगा। तो यहां 1 या 7 आ सकता है, यहां 1 या 7 आ सकता है, बट ऐसे बनेंगे। अब उसने कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडल 3 डिजिट। मिडल 3 डिजिट कौन से हैं? मिडल 3 डिजिट है हमारे पास ये वाले, और इनका सम देखो तो क्या बन सकता है पॉसिबल। 5 2 7 एंड 7 14, 14 तो आंसर में नहीं है। 5 2 7 एंड 1 8, 8 आंसर में है, तो 8 इज द पॉसिबल सम। 8 होगा जो आपका पॉसिबल सम होगा, तो 8 आपका आंसर होगा। बट अगेन ये पजल डिफिकल्ट थी, इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पे इतना सब कुछ करना तो टाइम कम होता है ना हमारे पास। तो ये भी क्वेश्चन टू बी स्किप्ड था, राइट। एक दो क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए, तो ये भी क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए था वहां पे, राइट। इतना टाइम पहले नहीं लगाना चाहिए था, अगर आपके पास बच जाए टाइम तो लगा सकते थे। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्टेड रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच्ड ऑन एक्स। चलो दोनों ने चला 50 मीटर चले दोनों, एक्स वाई। अब क्या है, एक्स टर्न राइट, एक्स इधर मुड़ गया और 60 मीटर चला, वाइल वाई टर्न लेफ्ट, वाई इधर मुड़ गया एंड 40 मीटर चला। देन एक्स टर्न लेफ्ट, एक्स इधर मुड़ गया, 50 मीटर चला। वाई टर्न्स राइट, वाई भी इधर मुड़ गया, 50 मीटर चला और यहां रुक गए। हाउ फार द टू फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ। सो इनका अब डिस्टेंस क्या है, ये कितना था 40 और 60, 100, तो 100 ही है, राइट। ये तो आसान था, राइट, ये काफी आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। अरे अच्छी बात है कि हम अभी भी जून में ही बैठे हैं, तो बढ़िया है। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं 6 जून 2099, और ये है हमारा मंडे। तो हम इससे सीधा ईयर, सॉरी सॉरी, ये तो 2022 है, सॉरी ये है 22, 22 में मंडे है, तो हमें जाना है 2099 में। तो अगर मैं 6 जून पे ही पहुंचूं तो हमारे पास 77 ईयर्स हैं, राइट। 77, हर एक नॉर्मल ईयर में, एक नॉर्मल ईयर में आपका 1 एक्स्ट्रा डे होता है। 1 एक्स्ट्रा डे का मतलब होता है 52 वीक्स एंड 1 डे। मतलब हमारे 365 डेज होते हैं ना, उसमें से 52 वीक पूरे होते हैं और एक डे एक्स्ट्रा होता है। यानी कि अगर 6 जून को इस साल मंडे है, तो अगले साल 6 जून को ट्यूसडे होगा, राइट। बट अगर वो लीप ईयर आ जाए, अगर वो लीप ईयर आ जाए तो उसमें 2 एक्स्ट्रा डे हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक बढ़ जाता है। तो मैं सीधा कह रहा हूं यहां पे गैप है 77 ईयर्स का, तो 77 एक्स्ट्रा डेज तो होंगे ही अगर सारे के सारे नॉर्मल ईयर होते। बट उसमें 77 में बाय 4 करो तो 19 लीप ईयर होंगे, तो 19 एक्स्ट्रा डे और आ जाएंगे, यानी कि टोटल 96 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। 96 का 7 से रिमाइंडर, यानी कि उसमें 13 पूरे वीक और 5 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। तो मंडे से 5 ऐड कर दो तो सैटरडे आ जाएगा। तो 6 जून को सैटरडे होगा 99 में, तो 7 जून को संडे होगा। तो आंसर होगा 7 जून। 7 जून ऑन 2099, 7 जून विल बी संडे। 6 जून को तो सैटरडे आएगा, तो 7 जून को संडे आ जाएगा, राइट। ओके, चलो आगे आ जाओ। A bill for rupees 1840 is paid in the denomination of 50, 20 and 10 notes. 50 notes in all are used. अच्छा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो यूज किए 50 हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और मेरे पास 3 ही तरह के नोट हैं, 50, 20 एंड 10। वो कह रहा है 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड। चलो 50 के, 20 के और 10 के 3 तरह के नोट्स हैं। पहले केस में कह रहा है कि 25 नोट यहां हैं, तो आपके टोटल हो गए 1250 रुपए। ओके, अब आपके जो 25 नोट बच गए वो 20 और 10 रुपए वाले हैं। तो वो 25 नोट अगर सारे के सारे 20 वाले ले लो तो भी 500 रुपए बनेंगे, तो टोटल तो 1750 रुपए बनेगा। यानी कि आपका मैक्सिमम ही 1750 बनेगा, 1840 तो नहीं बन पाएगा, यानी कि ये गलत है। सेकंड केस में आपके 35 नोट्स उसने दे रखे हैं 20 वाले,
35 अगर 20 वाले हैं तो 700 रुपीज हो गए। तो अगर आप बचे हुए 15 नोट यहां दे दो 50 वाले, तो 750 रुपए और होंगे, तो भी मैक्सिमम आपका 1450 ही बन पाएगा। तो यह भी नहीं हो सकता। तीसरा केस है आपके पास 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज। 20 नोट्स ऑफ 10 रुपीज मतलब 200 रुपए यहां हो गए। अब बचे हुए 30 नोट अगर आप 50 वाले भी ले लो तो 1500 रुपए और होंगे, यानी कि टोटल तो 1700 ही हो पाएगा। तो यह भी गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, तो कोई भी करेक्ट नहीं है। आपका आंसर आना था 1 2 3, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ही आपकी 1840 नहीं बन पा रही। तो कॉम्बिनेशन तो कहां से देखोगे, वो पॉसिबल तो है ही नहीं। तो तीनों ही केस पॉसिबल नहीं थे आपके। ओके, आगे चलते हैं। विच नंबर अमंगस्ट दिस, देखो चार नंबर ये दिए थे, 2 raised to power 40, 3 raised to power 21, 4 raised to power 18, 8 raised to power 12। बताना था स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है। अब देखो, इसको 2 की पावर 40 है, ये तो नहीं लिख सकता मैं 2 की पावर में, बट इसको 2 की पावर में लिख सकता हूं। ये 18 का 36 हो जाएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 18 36 हो जाएगा। इसको मैं 2 की पावर 3 12, ये भी 36 हो जाएगा, राइट। अब उसने पूछा था स्मॉलेस्ट। देखो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और ये दो वैल्यू सेम है, तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। तो आंसर यही होगा। ओके, 2 raised to power 40 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ा है, और दो वैल्यू सेम है, तो आंसर हो नहीं सकती। तो इसका मतलब 3 raised to power 21 शुड बी द आंसर। बिल्कुल सही, 3 की पावर 21, 3 raised to power 21। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है हमारे पास द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 rows in such a way that each row contain 3 digits and the number formed in the second row is twice the number formed in the first row and the number formed in the third row is thrice the number formed in the first row। ये तो मुश्किल था। ये मुश्किल था नहीं, ये 2379 डिजिट दे दिए। द ओनली 3 or 4 digits दिस आर अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, आपको डिजिट सारे यूज करने हैं। 1 2 3 4 अप टू 9, 1 to 9 यूज करने हैं। अब पहले आप इनमें से यूज कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है, देखो पहला जो भी नंबर आएगा, यहां पे एक्स आएगा, टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर, तो यहां उसका डबल होगा और यहां उसका ट्रिपल होगा, यही लिखा हुआ है, राइट। सेकेंड रो में ट्वाइस, थर्ड रो में थ्राइस। ओके, तो ऐसे बनेगा। यानी कि मैं इस नंबर को 7 से तो शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि 700 समथिंग का डबल तो 4 डिजिट में चला जाएगा, 900 का डबल 4 डिजिट में चला जाएगा। तो या तो 2 या 3 से स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं 237 लेता हूं, तो यहां पे उसका डबल यानी कि 474 हो जाएगा। ये तो डिजिट सेम हो गए, तो गलत हो गया। तो 237 तो नहीं ले सकता, तो इसको मैं बदल देता हूं, 237 को 239 कर देता हूं। 237 रिजेक्ट हो गया। ओके, ये नहीं ले सकता। 239 लेता हूं, तो ये 478 हो जाता है, और ये 39 इंटू 3 117, और यहां 1 आ गया तो 717 हो जाता है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहां पे क्या है, 7 7 रिपीट हो गया, तो ये भी गलत हो गया। मतलब 239 भी गया हमारा। ओके, मैं एक बार उसको समझना चाह रहा हूं कि वो कहना क्या चाहता है। 237 एंड 29 आपका 39 गया, तो हमारे पास बचता है, ओके, 200 में 237 239। अब मैं 273 ले सकता हूं। 273 लेता हूं, 27 का डबल 54, डबल 81। यस, इसमें कोई रिपीट नहीं हुआ, तो एक केस तो आ गया। ओके, अब 279 सोचता हूं। 279, इसका डबल 54 558 हो जाएगा, तो डबल में ही फेल हो गया। 558 दो 5 आ जाएंगे, तो 279 भी गलत है। ओके, अब मेरे पास आता है 290, 293, तो ये 58 हो गया और ये 6 हो गया। 29 इंटू 3 87 हो गया, और 9 हो गया, 9 रिपीट हो गया, 9 रिपीट हो गया, तो ये भी गलत है। 293 भी नहीं हो सकता। ओके, 293 की जगह 297 लेता, तो डबल में ही 94 आ जाता, 9 रिपीट हो जाता, तो वो भी गया, 297 भी गया। ओके, तो हमारे पास 2 वाले सारे कवर हो गए, 2 वाले खत्म कर दिए हमने। अब बचता है 3 वाला। 3 वाले में 327, तो 327 तो हो ही गया, क्योंकि ये तो आपने यही लिखा हुआ है पहले भी,
ये वाले में 369 को आगे लिख दो और इनको पीछे लिख दो तो ये भी बन गया, ये भी ठीक है। अब इसके अलावा क्या कोई पॉसिबल है, क्योंकि 327 के बाद अगर आपने 372 लिखा तो 37 इंटू 3 111 होता है, मतलब 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो बाकी सब तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि एक और दो, दो केस पॉसिबल थे, दो केस पॉसिबल थे। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? ओनली 2 केसेस वर पॉसिबल। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका वहां पे डुएबल नहीं मानता मैं इसको, राइट? आप कर सकते हो घर पे, या फिर आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए तो कर सकते हो, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप छोड़ सकते थे, बट बाकी बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे। तो जो इजी है हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन वहां पे नहीं करना चाहिए था आपको, ये भी पहले किया हो तो कर सकते थे। चलो अब देखो, ये आसान था। लेटर्स ए बी सी डी एंड ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। चलो कर देते हैं। ए 2 लेटर बीच में, ई 2 लेटर बीच में ए। अब पांचवा लेटर जो है इस केस के लिए भी यहां हो सकता है या यहां हो सकता है, राइट? पांचवा लेटर में चॉइस है, इस केस में भी पांचवें लेटर में चॉइस है। तो आपको देखो, ए और ई आपने इसमें फिक्स कर दिए, इसमें ए और ई फिक्स कर दिए, तो आपके पास बाकी के 3 लेटर 3 जगह पे पोजीशन करने के लिए 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 ऑप्शन थी, और उसमें आपके पास 2 केसेस थे, या तो ये वाला या ये वाला, राइट? और ऐसा ही सेम केस नीचे भी आपके पास ई ए के लिए भी बनेगा, तो इंटू 2 उसके लिए डबल कर दो, तो 6 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 24 केस आ गए आपके पास। ये बिल्कुल ठीक था, 24। ओके, ए और ई को फिक्स कर दोगे तो बाकी के 3 डिजिट्स को, 3 अल्फाबेट्स को आप 6 तरीके से घुमा सकते हो, राइट? अपनी पोजीशंस पे, बीसीडी को बीडीसी, सीबीडी, सीडीबी, डीबीसी एंड डीसीबी। ये जो 6 पॉसिबिलिटी हैं, राइट, ये आपकी 6 पॉसिबिलिटी जब ए और ई को यहां रखोगे और इस 5वें प्लेस को यहां लोगे तो भी आएंगी, 5वें प्लेस को यहां लोगे तो भी आएंगी, फिर ई और ए को यहां रखोगे, 5वें प्लेस को यहां रखोगे तो भी आएंगी, और 5वें को यहां रखेंगे तो भी आएंगी। तो 6 के 4 केस बन जाएंगे, राइट? 6 इंटू 4 24। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। उसने पूछा था जेड ब्रदर ऑफ एक्स है, एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड, बट आपको जेड का जेंडर नहीं पता। देखो, एक्स वाई का ब्रदर है, वाई जेड का ब्रदर है, बट जेड का जेंडर नहीं पता पहली स्टेटमेंट में, तो पहली स्टेटमेंट में से आंसर नहीं आ रहा। दूसरी में एक्स वाई जेड आर सिबलिंग, सिबलिंग होते हैं ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकते हैं, तो आपको नहीं पता। दूसरी में तो बिल्कुल ही डेटा नहीं है, तो दोनों को कंबाइन करोगे, जब डेटा ही नहीं है जेड के बारे में, तो जेड का जेंडर कैसे बताओगे, राइट? तो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट, तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। जेड का आपको जेंडर पता लग ही नहीं रहा था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। ऑन वन साइड ऑफ अ पॉइंट 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड, अब इसको आप मीटर में ले लो क्योंकि आंसर मीटर में है, तो ये 1010 मीटर का रोड है, उसमें 101 प्लांट्स, 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस। तो क्या होता है जब आप 2 प्लांट करते हो तो एक गैप आता है, 3 प्लांट किए तो 2 गैप आए, 4 प्लांट किए तो 3 गैप आए, 5 प्लांट किए 4 गैप आए, 6 प्लांट किए 5 गैप आए। तो अगर आपने 101 प्लांट लगाए तो आपके पास 100 गैप्स आ जाएंगे। तो 100 गैप्स जो थे वो 1010 मीटर के थे, यानी कि एक गैप की वैल्यू जो थी वो 10.1 मीटर की थी। अब आपने लगाने थे 5 प्लांट्स, तो 5 प्लांट्स में आपको 4 गैप्स चाहिए होंगे, तो 4 गैप्स 10.1 इंटू 4 यानी कि 40.4 मीटर पे लगेंगे। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था, राइट? ये इंटरवल्स का क्वेश्चन होता है। अगर आपके इवेंट्स 101 है तो 100 इंटरवल्स है, 100 इंटरवल्स की वैल्यू है 1010 मीटर। अगर 5 इवेंट आपको करने हैं तो 4 इंटरवल्स आएंगे, तो 4 इंटरवल्स की वैल्यू बतानी है आपको, राइट? इवेंट या पॉइंट उसको गैप नहीं लेते, पॉइंट पॉइंट होता है बस, उसका डिस्टेंस नहीं होता।
तो 5 पॉइंट लगाने हैं आपको, तो 4 डिस्टेंसेस आएंगे बीच में, तो 4 डिस्टेंसेस की वैल्यू 40.4 हो जाएगी, क्योंकि 100 डिस्टेंसेस की वैल्यू 1010 मीटर थी, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ABC are three places such that there are three different roads from A to B. A to B 3 रोड्स हैं, B to C 4 रोड्स हैं, A to C 3 रोड्स हैं। आपको जाना कहां है? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ट्रेवल फ्रॉम A to C यूजिंग दिस रोड? A to C जाना है, A से C पे, राइट। तो क्या करेंगे? या तो वाया B जाएंगे या डायरेक्ट जाएंगे। तो वाया B जाएंगे तो A ऐसे जाएंगे, तो आपके केस हो जाएंगे 3 इंटू 4 12 पाथ्स, ओके। और A to C डायरेक्ट जाएंगे तो 3 पाथ्स। जब और होता है तो आप ऐड करते हो, तो 12 प्लस 3 15 पाथ्स। तो आपके आंसर कितने हो जाएगा? 15 पाथ्स। तो आइदर यू विल गो वाया बी, दैट इज 12 पाथ्स, और यू विल गो डायरेक्ट ए टू सी 3 पाथ्स। सो 12 प्लस 3 15 पाथ्स। तो ये सुपर इजी क्वेश्चन था, मतलब काफी आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। A has some coins, he gives half of the coins and 2 more to B. तो क्या कर रहा है? ए के पास कुछ क्वाइंस हैं, वो उसमें से आधे से 2 ज्यादा दे रहा है बी को। तो ए का आधा, उससे 2 ज्यादा ये बी को मिल गए। इसका बी का आधा, उससे 2 ज्यादा ये सी को मिल गए। सी का आधा और उससे 2 ज्यादा ये डी को मिल गए। और डी के पास कितने हैं? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, वो क्या होता है? 10। तो यहां कितना हो गया? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसको, हाफ ए बाय 4 प्लस ये 2 1 हो गया, प्लस 2 3। देखना जरा, हाफ का 2 1 हो गया, प्लस 3। और इसमें फिर से हाफ प्लस 2, अगर मैं ऐसे ही सॉल्व कर दूं तो ये हो गया a बाय 8 प्लस यहां पे, ओके, ये प्लस 3 ले लिया था ना मैंने, तो ये 3 बाय 2 प्लस 2। देखना जरा, 3 बाय 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7 बाय 2। तो एक मिनट ये चेक कर लेना, मैं ठीक कर रहा हूं। 10 माइनस 7 बाई 2, सो 20 माइनस 7 13 बाई 2, 2 इंटू 4, सो ए इक्वल टू 52। तो 52 आपका आंसर आ गया। देखो, नहीं तो रिवर्स चलते हैं हम, रिवर्स चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डी से। डी के पास 10 था, राइट। उसको सी ने कितना दिया था? सी ने हाफ से 2 ज्यादा। सी के हाफ से 2 ज्यादा ये 10 था, यानी कि 10 में से 2 कम करके डबल करना है। सो 2 कम करके डबल करना है, तो ये सी के आ गए। तो इसमें से 2 कम करके डबल करो, तो वो बी के आ गए। बी में से 2 कम करके उसको डबल करो, राइट। 2 कम किया, 26 का डबल, तो ये ए के आ गए 52, राइट। तो ए के पास 52 थे, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां ये भी ठीक क्वेश्चन था। आपको बताना है 100th प्लेस पे क्या आएगा। पहले है ए, फिर है ए बी, फिर है ए बी सी, फिर है ए बी सी डी। तो ये एक डिजिट हो गया, दो हो गए, दो लेटर्स हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ऐसे ही 5 6 7 8। आप अगर ऐड करना जानते हैं तो ऐड कर दो। फॉर्मूला होता है, अगर एन तक ऐड करना हो तो एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। यानी कि अगर 10 तक ऐड करना होता तो 10 इंटू 11/2, ये सिर्फ 55 बनता। मुझे तो 100 तक पहुंचना है, तो 13 तक ऐड करके देखो, ये 91। 13 तक, 13 तक जब करोगे, राइट, अप टू 13, ये पूरा जहां पर लिख दोगे वहां तक 91 हो जाएंगे। 91 हो गए, तो उसके बाद फिर से ए शुरू होगा, क्योंकि अब 14 लिखने हैं। तो 91 हो चुके हैं हमारे, तो ये 92 93 94 95 96 97 98 99 100। सो 100 प्लेस पे क्या आ गया? आई। यानी कि 91 के बाद 9th प्लेस। 19 तक तो चल रही है ना। आप पहले ए आया, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, ऐसे 13 का पेयर जहां ए से एम तक लिखा, वहां तक 91 हो गई, ओके। तो उसके बाद जो है 9th प्लेस आ जाएगा, तो टोटल 100 हो जाएंगे। 100th प्लेस पे हमारा आई बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर।
Three person A, B, C are standing in a queue, not necessary in the same order. There are 4 person between A and B. ओके मुझे करना क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। तो मिनिमम देखूंगा मैं, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। ओके देर आर 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। मिनिमम करना है आपको, मिनिमम करना है तो देखो बी और सी को आगे लेने की बजाय सी को यहां लो। सी और बी के बीच में 7 पर्सन है, 4 ये रहे, एक ए है, 4 1 5 और 2 7, 7 हो गए बी और सी के बीच में। राइट, इफ देर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के आगे 11 रखने हैं तो इधर देखो 2 3 4 7 और एक 8, 8 हो चुके हैं, 3 और, तो ये सी से आगे 11 कर दिए मैंने। एंड 13 बिहाइंड ए, तो बिहाइंड इधर को लेना पड़ेगा, तो 2 1 3 10 यहां लिख दो। तो टोटल कितने हो गए, टोटल बताने हैं मिनिमम, 10 ये, 2 12 4 16 3 19 20 21 22, सो 22 आपके मिनिमम है। राइट, 10 लोग पहले हैं, फिर सी है, फिर 2 लोग हैं, फिर ए है, फिर 4 लोग हैं, फिर बी है, फिर 3 लोग हैं। आप कोई भी कंडीशन देखेंगे सारी सेटिस्फाई करेंगी। हम चेक कर लेते हैं। उसने कहा 4 लोग हैं ए और बी के बीच में, बिल्कुल सही है। 7 लोग हैं बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में देखो 4 ये रहे, 2 ये रहे और एक ए है, तो 7 हो गए। 11 लोग सी के आगे हैं, सी से आगे देखो 2 3 4 7 8 और 3 11, ठीक है। ए के पीछे देखो 13 है, तो ए के पीछे यहां पे देखो 2 3 और 10 13, राइट। ओके नेक्स्ट पे आ जाओ, 22 करेक्ट आंसर था। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। ए बी सी नॉन जीरो है। सपोज एक्स इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ए बी सी विदाउट रेपिटेशन। अब ये किसी को वैसे फॉर्मूला आता होता ना तो मैं बता देता हूं, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। अगर ये सम करते हैं ना कितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 3 डिजिट के और डिस्टिंक्ट हैं, तो वो 3 डिजिट सपोज ए बी और सी हैं, तो उनको ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। राइट, ये 3 हो गए। अब इसको जैसे ये 3 है, अगर ये 3 वेरिएबल थे तो यहां 2 फैक्टोरियल करते हैं, बेसिकली 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट, 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 1 1, ये उतनी बार 1 लिखते हैं जितने डिजिट थे। तो डिजिट हमारे 3 थे तो उतनी बार आ गए। तो ये होता है जब जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, तो उसमें ये फॉर्मूला होता है। जिसको ये पीएनसी का फॉर्मूला पता था उसने फटाफट से कर दिया होगा कि ये हमारा सम आता। अगर वो बात कर रहा था कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल, और इसने कहा द 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू, उसने लीस्ट वैल्यू कही एक्स की, एक्स ये था सम। तो देखो इसका अगर मैं मिनिमम भी लूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 1 1 1, 12 इंटू 1 1 1 is 12 13 13 1। ओके, सो 1332। तो ये आपकी वैल्यू आई, ये मिनिमम वैल्यू ही है। इसमें 4 डिजिट की ही मिनिमम आ रही है, 3 डिजिट तो बनेगा ही नहीं। 4 डिजिट की ही मिनिमम आ रही है ना, क्योंकि एबीसी को तो मैंने मिनिमम लिया, एबीसी डिजिट्स हैं और नॉन जीरो हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो कम से कम भी 1 2 3 तो लेने पड़ेंगे। तो 1 2 3 ले रहे हो तो मिनिमम सम ही 1332 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही आपकी करेक्ट थी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है। वो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू है, वो एक्चुअली लीस्ट वैल्यू ही है। राइट, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट में तो कोई वैल्यू बन ही नहीं रही है। ओके, क्योंकि डिस्टिंक्ट नॉन जीरो की बात कर रहा था, 3 डिजिट में बन ही नहीं रही है कोई वैल्यू ऐसी। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। देयर इज अ न्यूमेरिक लॉग which has a 3 digit pin। 3 डिजिट का पिन है। The pin contains digit 1 to 7। There is no repetition of digit। repetition नहीं है। The digits in the pin from left to right are in decreasing order। अच्छा, यहां से यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेफ्ट टू राइट चलना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और 1 to 7 लेने हैं। एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2। अच्छा, दोनों 2 डिजिट्स में कम से कम 2 का डिफरेंस रखना है। हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी। पिन को फाइंड करना कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ये देखते हैं। देखो, अगर मैं यहां पे राइट ऐसा सोच सकते हैं कि आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहां 1 सबसे कम हो सकता है, 2 का गैप रखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इधर इंक्रीजिंग हो जाएगा 1 3 5, या फिर 1 3 6, या फिर 1 3 7। राइट, ये मैं कॉम्बिनेशन लेता जा रहा हूं। अब 1 3 7 के बाद 3 तो खत्म हो गया, 1 4 6
एंड 147, देखो गैप कहीं पे भी 2 से कम का नहीं होना चाहिए, तो 1 वाले सारे खत्म हो गए। तो अब आ गया हमारा 1 के बाद हमें लेने हैं 2। सो 246 और 247। अब आ गया 257, 2 वाले भी खत्म हो गए। 357, ये भी खत्म हो गए। तो मेरे पास यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देखना जरा कुछ मिस कर गया मैं। 246 247, अच्छा 157 नहीं लिखा मैंने, सॉरी 157, एक और पॉसिबिलिटी थी यहां पे 157, 157 वाला लिखना भूल गया। 14 तक लिया, 157 भी था, राइट। एक और आएगा तो 10। तो 10 कॉम्बिनेशन है, बट ये जो क्वेश्चन उन्होंने दिया था ये गलत क्वेश्चन दे दिया थोड़ा सा, मतलब इसकी वर्डिंग अच्छी नहीं है, गलत है। क्योंकि अगर मुझे फाइंड आउट ही करना है पिन विद सर्टेनिटी, उसने कहा मैक्सिमम अटेम्प्ट, अगर मैं इन 10 में से कोई 9 अटेम्प्ट कर दूंगा, अगर मैं 9 अटेम्प्ट कर दूंगा तो मुझे पिन पक्का नहीं पता लग जाएगा। अगर मेरे 9 अटेम्प्ट फेल हो गए तो 10th पक्का ही ट्रू है, क्योंकि एक ही तो बचा हुआ है। अगर मेरे इस डेटा के हिसाब से मैं पिन को ट्राई कर रहा हूं कि ये रिस्ट्रिक्शन मुझे पहले ही पता है, तो मेरे पास 10 कॉम्बिनेशन है। तो 10 कॉम्बिनेशन में से अगर मैंने 9 ट्राई कर दिए, 9 अटेम्प्ट ले लिए, तो मुझे पिन तो पता लग ही गया। फाइंड आउट द पिन, आई नीड ओनली 9 अटेम्प्ट। तो अगर 9 अटेम्प्ट हो गए तो 10वां तो मुझे पता लग ही गया ना, क्योंकि 1 to 7 में ये 10 ही बन रहे हैं, राइट। और 10 बनते हैं तो आपको 9 में पता लग जाता है पिन का, क्योंकि वो खोला ना खोला, आपने न्यूमेरिक लॉक को खोला कि नहीं। या तो हो कि आप कहो कि लॉक खुल जाएगा, राइट। लॉक खुलने के लिए आपको 10 अटेम्प्ट चाहिए, राइट। मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आपको चाहिए वो 10 चाहिए, बट लॉक सिर्फ पिन पता करने के लिए 9 में चल जाता। ओके, बट यहां पे 9 ऑप्शन नहीं थी, तो आपको पता लग गया कि 10 ही आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। देर आर 8 इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन अ सर्कल। इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन अ सर्कल है वो हमेशा ऐसे ही होंगे, ये वाले, मतलब मैं पॉइंट्स की बात करूं तो ये वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये आपके 8 पॉइंट्स होंगे ना। वो कह रहा है how many right angle triangle can be drawn using these points as vertices and taking the diameter as one of the side of the triangle। डायमीटर कितने हैं देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 4 केस हैं डायमीटर के, राइट। 4 केस हैं डायमीटर के। और कोई भी एक डायमीटर लेता हूं मैं, कोई भी एक डायमीटर लेता हूं, लेट से ये वाला ले लेता हूं मैं, ये वाला डायमीटर, तो उसके साथ में, क्योंकि डायमीटर के साथ आप कोई भी ट्राइंगल बनाओगे राइट एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो 3 इस साइड बनेंगे, 3 इस साइड भी बन सकते हैं, तो 6 ट्राइंगल हर डायमीटर के साथ बनेंगे। इसका मतलब 4 इंटू 6 24 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो राइट एंगल तो बनेंगे ही बनेंगे, सारे ट्राइंगल जो बनेंगे इन डायमीटर के साथ, आप कोई भी पॉइंट के साथ ट्राइंगल बनाओगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days। 24 आदमी हैं, 12 विमेन हैं, 30 दिन लग रहे हैं उनको, राइट। अब कह रहा है 12 विमेन कर, 12 मैन कर दो, इनको आधा कर दिया, इनको डबल कर दिया, तो कह रहा है कितने दिन लगेंगे। तो आंसर पक्का ही डेटा इनएडिक्वेट है, क्योंकि आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपने आदमी कम कर दिए और ये और विमेन जो है वो डबल कर दी। अब देखो, हो सकता है ये जो पहले आदमी काम ही ना कर रहे हो, बातें ही कर रहे हो, काम ही औरतें कर रही हो, तो औरतों के डबल होने से तो काम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बातें कर रहे थे, पहले भी बातें कर रहे थे, अभी बातें करें, तो चाहे 24 हो 12 हो, उनसे क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने बातें ही करनी है। या उल्टा कि औरतें कम काम कर रही थी और आदमी ज्यादा काम कर रहे थे, तो आदमी आधे हो गए, तो काम करने वाले आधे हो गए, अब तो टाइम ज्यादा लगेगा, राइट। तो ऐसा है, आप इसमें नहीं बता सकते जब तक आपको मैन टू वुमेन एफिशिएंसी रेशियो ना दिया हो, राइट। उनका आपस में एफिशिएंसी रेशियो पता लगना चाहिए, या कोई एक और कंडीशन दी होती जिससे मैं एफिशिएंसी रेशियो निकाल लेता।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रिमाइंडर बताना है, और ये यहां इस जिसने भी कर रखा है इसने सॉल्व भी कर रखा है कि ये जो 1261 था, ए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 इंटू 1 7, 5 6, नहीं 7 से नहीं होता। 7 से नहीं होता। ओके देखते हैं, 7 से नहीं होता तो हम इसको 13 से करके देखते हैं। 13 से करके देखो, 13 इंटू 9 117, 9 1 13 इंटू 7, यस 13 इंटू 97 है ये नंबर। तो जब मैं इस पूरे नंबर को डिवाइड करूंगा तो 97 97 से कट जाएगा, और 13 यहां पे 91 से कट के 7, यानी कि पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर क्या है? 0। यानी कि न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर का मल्टीपल है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीपल था, इसलिए रिमाइंडर 0। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 20 इंटू 8। अब क्या है, एक शीट है जिसके 20 लेंथ है और 8 विड्थ है, 8 20। तो उसने क्या पूछा था, पहली स्टेटमेंट बोल रहा है वो कि इट इज पॉसिबल टू कट द शीट एग्जैक्टली इनटू 4 स्क्वायर शीट्स। 4 स्क्वायर शीट बनानी है, उसने ये नहीं कहा कि इक्वल स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर शीट। तो पहला स्क्वायर मैंने ले लिया ये 8 बाई 8 का, दूसरा स्क्वायर भी ले लिया 8 बाई 8 का, ये भी 8 बाई 8 का स्क्वायर हो गया, ये भी 8 बाई 8 का स्क्वायर हो गया। अब आपकी विड्थ तो 8 थी, लेंथ आपकी 16 जा चुकी है, यहां कितनी बच गई? 4 बच गई। तो आपने यहां दो स्क्वायर बना दिए 4 बाय 4 के, ये 4 और ये 4, तो ये भी 4 बाय 4 का और ये भी 4 बाय 4 का। तो आपके टोटल 4 स्क्वायर हो गए, दो 8 बाय 8 के और दो 4 बाय 4 के, और 4 स्क्वायर शीट आपकी निकल आई, एग्जैक्टली 4 स्क्वायर शीट निकल आई। तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो, इट इज पॉसिबल टू कट द शीट इनटू 10 ट्राइंगुलर शीट ऑफ इक्वल एरिया, ट्राइंगल इक्वल एरिया के। तो काट दो 20 को, इस लेंथ को आप 5 हिस्सों में डिवाइड कर दो। कैसे? ऐसे डिवाइड कर दो 5 हिस्सों में। तो ये कितने कितने के आ गए? 4 4 4 4 4, और इनको डायगोनल पे काट दो, ऐसे काट दो। तो क्या हो गए आपके? आपके 10 इक्वल ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे इक्वल ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दोनों पॉसिबल था। अगर 70% of a number x is added to another number y, the sum becomes 165% of the value of y। देखो ये क्या कह रहा है कि x का 70% y में ऐड करते हो तो y का 165%, 165% बन जाता है। अब ये y 100% तो है, इस y को तो आप 100/100 लिख सकते हो ना, यानी कि इसको यहां जाके माइनस करोगे, यानी कि x का 70% y के 65% के इक्वल है। तो इस जीरो को कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया? x बाय वाई, 5 से कैंसिल करो, 13/14 है, राइट। देखो जरा, दूसरा केस दिया है व्हेन 60% ऑफ द नंबर x, सो x का 60% जब आप ऐड कर रहे हो z में, तो z का 165% हो जाता है। तो मैं ये वही z को यहां ले जाके z का 65% कर दूं बस, क्योंकि वो 100% माइनस कर दिया, इधर जाके माइनस कर दिया तो ये रह गया। तो फिर से 100 से कैंसिल हो गया, और x बाई जेड कितना आ गया? 65/60, 5 से कैंसिल करो, 13/12, राइट, 13/12। तो x तो दोनों में 13 आ रहा है ना, तो रेशो ले लो, x y z, या y सबसे छोटा कौन सा है? z, z 12 है, x 13 है और y 14 है। देखो जरा, तो z लेस देन y, z लेस देन x लेस देन y, ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। एक्स और वाई का रेशो है 13/14 का, एक्स और जेड का रेशो है 13/12 का। तो एक्स तो 13 दोनों में, एक्स को 13 ले लो तो वाई 14 हो गया और जेड 12 हो गया। जेड सबसे छोटा हो गया, फिर एक्स, फिर वाई, वाई सबसे बड़ा हो गया, राइट।
चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन था, अगले वाला क्वेश्चन जिसमें ये 15 इंटू 14 इंटू 13 ऐसे 1 तक लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं 15 फैक्टोरियल। ये कह रहा था 15 फैक्टोरियल में 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है। इसका एक सीधा तरीका भी होता है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15 को 3 से डिवाइड करो, जो क्वोशंट आए उसको फिर 3 से डिवाइड करो, जो क्वोशंट आए, रिमाइंडर भूल जाओ, जो क्वोशंट आए क्वोशंट्स को ऐड कर दो, तो 5 + 1 6, ये आपका आंसर है। राइट, ये आपका आंसर है, बस इतना सा काम होता है। राइट, बार बार उसमें 15 से स्टार्ट हो, 15 फैक्टोरियल था, बार बार 3 से डिवाइड करो तो 3 की पावर आ जाएगी। राइट, ये प्राइम नंबर्स में चलता है। ओके, प्राइम की पावर देखने के लिए फैक्टोरियल में। अदरवाइज आप सीधा भी कर लेते तो भी आसान था, आप इसको लिख लेते पूरे को 13 12। ये तो अगर किसी को, ये तो क्वेश्चन के मार्क्स छोड़ने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप जैसे भी है इसको लिख लेते 5 4 3 2 1। तो इसमें देखो 3 कहां कहां है, एक ये रहा, एक ये रहा, दो ये रहे, ये 3 स्क्वायर है, तो एक एक दो। राइट, ऐसा लिखते जाओ 1 1 2, फिर इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, बस 1 2 3 4 एंड 2 6, 6 आ गए। अब सिर्फ देख लो कौन कौन से 3 के मल्टीपल है, उसमें कितने 3 है। 9 में 2 3 आएंगे, 3 स्क्वायर, बाकी सब में एक एक 3 आ रहा है। 18 तक अभी पहुंचे नहीं, तो 18 में भी 2 3 आते। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस में बताना एक्स क्या आएगा, 2 12 36 80 150, आगे बताना है क्या आएगा। अब ये क्वेश्चन आप बहुत तरीके से कर सकते हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। राइट, या तो आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेके स्टार्ट करते हो, तो 10 यहां पे, 24 यहां पे आ गया आपका 44, यहां पे आ गया आपका 70। आपको नहीं समझ में आया, दोबारा शुरू कर दो डिफरेंस, दोबारा लिया डिफरेंस, 14 यहां पे आया, 20 यहां पे आया, 26। देखो अब 6 बढ़ रहा है, यहां पे भी 6 बढ़ रहा है, तो अगला डिफरेंस भी 6 बढ़ा दो, तो यहां पे आप 32 कर दो, और 70 और 32 यहां पे 102 कर दो, तो 150 और 102 252 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, बट सपोज करो आप ये नहीं करना चाहते, ये आपने नहीं सोचा। राइट, तो आप ऐसा कर सकते थे कि ये जो नंबर है, अब ऐसा सोच सकते थे, ये जो नंबर है, राइट, ये 1 के स्क्वायर का डबल है, ये नंबर 2 के स्क्वायर का ट्रिपल है, ये नंबर 3 के स्क्वायर का 4 टाइम्स है, ये नंबर 4 के स्क्वायर का 5 टाइम्स है, ये नंबर 5 के स्क्वायर का 6 टाइम्स है, तो यहां 6 के स्क्वायर का 7 टाइम्स आएगा। 36 इंटू 7 इज 252। राइट, ओके। चलो ऐसे भी नहीं अगर किसी से हुआ, तो आप इसको ऐसे सोच सकते थे। राइट, एक और पे आ जाता हूं मैं, एक और सॉल्यूशन दे देता हूं आपको। वैसे मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके, मतलब मल्टीपल इन द आंसर वही है, लॉजिक आप कोई भी लगा सकते हैं, जो आपको क्लिक कर जाए वो लॉजिक लगा दो। ये जितने ज्यादा क्वेश्चन आपने पहले कर रखे होते हैं उससे क्लिक करते हैं आपको। 2 जो है आप इसको 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब कह सकते हो, इसको 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, यानी कि 4 प्लस 8 12 होता है। ये 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है, 9 प्लस 27 36 होता है। ये 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब है, यानी कि 16 प्लस 64 80 होता है। ये 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब है, 25 प्लस 125। तो ये 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब है, तो 36 प्लस 216 आपका 252 हो गया। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। One non-zero digit, one vowel and one consonant from English alphabet. Okay, digit, vowel, consonant are to be used in forming password such that each password has to start with a vowel. Okay, vowel से start करना है, consonant से end करना है, digit बीच में डालना है। vowel के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, digit के में से क्योंकि नॉन जीरो है तो 9 ऑप्शन है, और कॉन्सोनेंट हमारे 5 वॉवल निकाल दो तो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको कर लो, आसान होगा। ओके, 945 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cups containing coffee, 3 cups containing tea. In how many ways can they be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee? Okay, ये क्वेश्चन वैसे वहां करने वाला नहीं लग रहा है मुझे, काफी ये हो गया आपका 3 rows and 3 columns। ओके, तो इसमें वो क्या कह रहा है, जब अरेंज कर रहे हो
तो मैं रो वाइज देखूं, रो 1, रो 2, रो 3, क्या ऑप्शन है आपके पास? राइट, क्योंकि वो कह रहा है एक कॉफी जरूर होनी चाहिए हर रो में। तो आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि 6 कॉफी है टोटल, 6 कॉफी है टोटल। तो या तो एक कॉफी यहां डाल दें, रो 1 में एक कॉफी, यहां 2 और यहां 3। राइट, 1, 2 और 3, एक एक 4 तो नहीं हो सकता था, 1, 2 या 3, 6 कॉफी हो गई पूरी। राइट, और अब ये जो 1, 2, 3 वाली कॉफी है, ये भी तो रो में भी इंटरचेंज हो सकती है ना, क्योंकि 3 रो है। तो किस में 1, किस में 2, किस में 3? सो 3 फैक्टोरियल, यानी कि ये 6 वेज में हो सकती है। राइट, मतलब मेरे कहने का मतलब है, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो आप कि ये जो 1, 2, 3 है, आप इसको 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, सो 2, 1, 3, 2, 3, 1 और 3, 3, 1, 2 एंड 3, 2, 1। तो 6 वेज में आप ऐसे कर सकते थे ना। अब 1 की जगह अगर 2 लेंगे तो 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, क्योंकि 1 वाला केस तो गया, तो सिर्फ ये बचता है। तो ये पॉसिबिलिटीज थी। अब जो ये 1, 2, 3 वाला है, इसमें अगर यहां एक कॉफी देनी है, तो किसको एक कॉफी? क्योंकि 3 कॉलम है, तो एक कॉफी 3 तरीके से दी जा सकती है। राइट, एक कॉफी किसको दूं मैं? कॉलम 1 को, कॉलम 2 को, कॉलम 3 को। राइट, और ये अगर 2 कॉफी हैं तो चाय किसको दूं? राइट, टी किसको दूं? तो वो 3 तरीके से। अगर तीनों कॉफी हैं तो ठीक है, तीनों को कॉफी देनी पड़ेगी। पहले में एक कॉफी दूं तो किसको दूं? फिर दूसरे में 2 कॉफी दूं तो टी किसको दूं? राइट, तो 9 केसेस होंगे। तो 9 केसेस इंटू ये 6 केसेस हैं ऐसे जिनमें 9 9 चलेंगे केसेस, प्लस अब अगर ये 2 हैं तो वो एक चाय किसको दूं? एक चाय किसको दूं? एक चाय किसको दूं? यानी कि 27 केस होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 54 प्लस 27, 81 केसेस होंगे टोटल। बट अगेन इट वॉज डिफिकल्ट, जिसको पीएनसी नहीं आती, जिसको सोचना नहीं आता ऐसा, राइट, उसके लिए ये भी स्किप करने वाला था। काफी क्वेश्चन आसान है, आप ये मत सोचो काफी बहुत सारे आसान थे, आपको क्वालिफाइंग आराम से कर सकते थे। बट यहां पे जो कोई क्वेश्चन मुश्किल है वो वाले आप छोड़ सकते थे, पीएनसी वाले, ये वाले क्वेश्चन सारे छोड़ सकते थे आप। नेक्स्ट पे आ जाओ, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटी आर देयर? देखो, सम प्रोडक्ट के इक्वल हो, एक नंबर हमारे दिमाग में फटाफट से आ जाता है, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 का सम भी 6 होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्रोडक्ट करो तो भी 6 आता है। एक तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, राइट। बट अगर ये पॉसिबल है तो इसने तो इंटीजर कहा, इसने पॉजिटिव थोड़ी कहा है। अगर तुम -3, -2, -1 ले लोगे तो उसका सब -6 आएगा, और -3 इंटू -2 इंटू -1 करोगे तो भी 3 नेगेटिव हैं, तो प्रोडक्ट भी -6 आएगा। तो ये भी पॉसिबल है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। और एक बीच में मैं सोचता हूं जीरो के बारे में, कि आप -1, 0 और +1 लो तो सम 0 बन जाता है, और प्रोडक्ट तो क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही बनेगी। तो ये भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, -1, 0, 1। तो अगर आपके पास 3 कॉम्बिनेशन ये वाले दिख रहे हैं, तो बाकी तो चॉइस हो ही नहीं सकती, ओनली 1 नहीं हो सकता, ओनली 2 नहीं हो सकता, और नो सच पॉसिबिलिटी वाला भी गया। तो जहां पे सम और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, राइट, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर के, तो ये 3 केसेस आपको दिखते हैं। 1, 2, 3 हमारा कॉमन केस था, 0 हमें ये सोचना पड़ा क्योंकि -1 और 1 अगर ले लो तो सम भी 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 आते ही प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगा। बट सम 0 कब बनेगा? जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड पे एक एक ले लोगे सेम। तो कंसेक्यूटिव बन गए 3, -1, 0 और 1, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब था, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स टू ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट? x और y डिस्टिंक्ट है, उसने ऐसे लिखा हुआ है, बट x और y डिस्टिंक्ट है, तो x, और क्योंकि x एंड y डिस्टिंक्ट नॉन जीरो हैं, तो x के पास 9 ऑप्शन है डिजिट्स की, 1 से लेके 9, और y डिस्टिंक्ट डिजिट है, तो 8, 9 इंटू 8, 72 ऑप्शन। जो कॉम्बिनेशन होंगे वो 9 इंटू 8 हो जाएंगे, x को जो भी लोगे बाकी y को ले सकते हो। तो जितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं, 9 इंटू 8, 72 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, आगे आ जाओ फिर। द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी इज 40। ओके, सो a प्लस बी प्लस सी इज 120। एवरेज 40 40 40 120 हो गया।
14 into 3 हो गया। BDE का एवरेज दे रखा 42, तो टोटल 126 हो गया BDE का। द वेट ऑफ F इज इक्वल टू बी। F देखो F उनमें दे नहीं रखा और B उनमें से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि B कुछ भी हो सकता है। A और C और D और E का सम इक्वल कर दूं मैं, अगर A प्लस C को, राइट, वट एवर A प्लस, मेरे पास यही रिलेशन निकल रहा है ना कि A प्लस C जो है D प्लस E से 6 कम है, तो अगर इसमें 6 ऐड कर दूं तो ये बन जाए। तो इसमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि B को तो मैं कुछ भी रख सकता हूं। अगर B कुछ भी रख सकता हूं, F कुछ भी आ सकता है। तो एवरेज वेट ऑफ सारों का एवरेज कैसे निकालूंगा? तो नहीं निकाल सकते, राइट। सो डेटा इज इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट है क्योंकि ना आपको बी का वेट पता, ना आपको एफ का वेट पता, राइट। ओके, बी और एफ का वेट आपको पता नहीं है। आप कुछ भी रखें, बी को 0 रख लें, एफ को 0 रख लें तो भी चल जाएगा। बी को 10 रखें, एफ को भी 10 हो जाएगा, फिर टोटल 10 बढ़ जाएगा। देखो, बी को 0 रखने से अभी टोटल यही रहेगा, इन दोनों का टोटल करोगे वही टोटल रहेगा, एफ भी 0 हो जाएगा। बट बी को 10 रख लोगे, एफ भी 10 आ जाएगा, टोटल में 10 बढ़ जाएगा, राइट। तो एफ एफ अभी आना है ना इनमें, और बी जो है वहां पे। ओके, वेट अ मिनट, एक मिनट, गड़बड़ कर दी। रुको। ये तो आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो क्यों ये सॉल्व हो रहा है आपका। अरे, एक गड़बड़ कर दी हमने। इसमें तो 120 आ गया, और इस बी की जगह, क्योंकि बी और एफ इक्वल है, तो बी की जगह एफ रख लूं तो ये 126 आ गया। अब मैं सबको ऐड कर दूं तो सबका टोटल आ तो गया। सॉरी, मैं गलत बोल गया। ये सबका टोटल आ गया, और जब उनकी एवरेज लोगे, डिवाइड बाय 6 करोगे, तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 1, 41 करेक्ट है। 41 करेक्ट आंसर है, राइट। कैन नॉट भी नहीं आएगा, 41 इज द करेक्ट आंसर। वो बी की जगह एफ रख के आपका बन रहा है, राइट। हर केस में वो जितना मैं बी को एफ ले रहा था वो उतना ही बनता जा रहा था, क्योंकि वहां 2 बार बी काउंटेड था, राइट। वहां से मुझे हटाना पड़ता था, वहां से ऐड करना पड़ता था, वो सेम टोटल बन रहा था बार बार। तो यस, यहां पे 41 ही आएगा आपका करेक्ट आंसर, कैन नॉट भी नहीं आएगा। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 5 friends purchase some notebooks. The relevant information is given. Okay, Z 8 more than X. P and Q together this. अच्छा, P and Q का सम भी है और P and Q का डिफरेंस भी है। अगर सम और डिफरेंस दोनों हो तो दोनों को ऐड करो। 21 5 26 बाई 2 13 जो आया वो P का जो ज्यादा है। ज्यादा किसका है? P का। तो P आ गया 13, तो Q आ गया 8, क्योंकि दोनों का सम 21 है और दोनों का डिफरेंस 5 है। जब भी आपके पास सम दे रखा हो, डिफरेंस भी दे रखा हो, तो उन दोनों को ऐड कर दो, ये कट जाएगा। तो ए जो है उसका हाफ 13, मतलब बड़े वाली वैल्यू आपकी ऐसी आ जाती है। ओके, तो चलो हमें पता लग गया P 13 है, Q 8 है। अब हमारा P यहां पे भी दे रखा है, P परचेज 5 नोटबुक्स मोर देन X, तो X भी 8 आ गया। अब हमें दे रखा है X एंड Y टुगेदर 28, तो Y आ गया 20। अब X परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन Z, मोर देन X, सो Z आ गया 8 प्लस 8 16। तो इसका मतलब हमारे पास सारों की नोटबुक्स आ गई। तो टोटल नोटबुक्स का हमें प्राइस बताना है, टोटल कॉस्ट बताना है। एक का कॉस्ट 40 है, तो टोटल कितना है? 13 8 21 8 29 49 49 6 55 65। 65 का 40 के हिसाब से कॉस्ट बताना है। 65 का डबल 130 का डबल 260, यानी कि 2600 शुड बी द प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, नोटबुक्स, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। A man started from home at 14:30 hours and drove to a village, arriving there when the village clock indicates 15:15. After staying 25 minutes, he drove back by a different route of length 1.25 times the first route at a rate twice as fast. देखो, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, अबव एवरेज टू डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ये आपको छोड़ देना चाहिए था, मैं आपको करवा देता हूं, बट ये आपको छोड़ने वाला क्वेश्चन था। देखो क्या था, पहले अगर उसका डिस्टेंस डी था, एक पहले वाला केस, इनिशियल केस, जब वो गया तो डिस्टेंस डी था, स्पीड एस थी और टाइम टी था। ओके, जब वो रिटर्न किया, वापस आया, तो उसने डिस्टेंस चला 1.5 डी। ओके, 1.25 डी ये डिस्टेंस चला।
मतलब वो डिस्टेंस की लेंथ उसने बढ़ा दी, घूम के आया एट अ रेट ट्वाइस। अब टाइम चला उसने ना रेट स्पीड जो उसने कर दी डबल, 2s कर दी। अब डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है? टाइम। तो आने वाला जो टाइम उसका हो गया वो हो गया 1.25 को हम लिख सकते हैं बाय 100 कर दो तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 8। तो इसका मतलब हो गया 5/8 टाइम लगा उसका। तो पहले वाला टाइम t, बाद वाला टाइम 5/8 t। ओके, अब देखो, अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा था ये सब, कि अगर पहले वाला टाइम t था और बाद वाला टाइम 5/8 t था, राइट, इसमें आप 25 मिनट और ऐड कर लो, उसने रेस्ट भी किया था, 25 मिनट उसने वहां पे रेस्ट किया था, स्टे किया था। ये टोटल टाइम वो गया था 2:30 बजे अपनी क्लॉक के हिसाब से और आया अपनी क्लॉक के हिसाब से 4 बजे, यानी कि टोटल वो 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट्स वो टोटल लगा के आया, इंक्लूडिंग द स्टे। अब अपनी क्लॉक के हिसाब से तो सेम होगा ना, गया अपने क्लॉक के हिसाब से और आया राइट उस 4 बजे अपने क्लॉक के हिसाब से, तो गैप तो 90 मिनट्स का ही है टोटल। तो इसका मतलब यहां हो गया 13/8t इक्वल टू 65 मिनट, 13 इंटू 5। सो टाइम उसका था जाते वक्त 40 मिनट्स, यानी कि जाते वक्त अगर 40 मिनट्स लगे थे तो वो चला था 14:30 पे। 40 मिनट्स अगर उसमें ऐड कर दूं तो उसे पहुंचना चाहिए था 15:10 पे, बट वो वहां पहुंचा 15:15 पे, यानी कि उनकी जो क्लॉक है वो 5 मिनट फास्ट है। विलेज क्लॉक, राइट, एज कंपेयर टू द क्लॉक एट होम, द विलेज क्लॉक इज 5 मिनट फास्ट, वो 5 मिनट आगे है। 5 मिनट फास्ट कहने का मतलब होता है 5 मिनट आगे। तो विलेज क्लॉक जो है 5:15 दिखा रही थी, बट उसको तो 40 मिनट लगे थे जाने में, तो उसको तो वहां पे 15:10 पे पहुंचना चाहिए था, बट वो 15:15 पे पहुंचा। इसका मतलब 5 मिनट फास्ट है वहां पे क्लॉक, वहां एक्चुअल टाइम 15:10 ही हुआ था, जो अपनी क्लॉक के हिसाब से विलेज की क्लॉक उससे 5 मिनट आगे है। ओके, a person X wants to distribute some pens among these. Suppose A gets twice the number of pens received by B, 3 times C, 4 times D, 5 times E, 6 times F. देखो A को किसी से डबल, किसी से ट्रिपल, किसी से 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स मिले हैं, तो इनका एलसीएम लो, वो A की वैल्यू ले लो। एलसीएम कितना हुआ? 30 है? नहीं, 60। तो A को अगर 60 लेंगे तो A B से डबल था, C से ट्रिपल था, डी से 4 गुना था, बी से 5 गुना था, और सॉरी ई से, राइट, ई से 5 गुना था और एफ से 6 गुना था। बट उसने कहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स एक्स, सो एक्स है इन सबका टोटल, शुड बाय सो दैट द नंबर ऑफ पेन्स ईच वन गेट्स इज एन इवन नंबर। इवन नंबर होना चाहिए, मिनिमम में ऑड आ रहा है तो डबल कर दो, तो इसका टोटल करके डबल कर दो, 60, 30 एंड 10 100, 20 एंड 27 47, सो 147 का डबल कर दो, 294 मिनिमम आ जाएगा। क्योंकि 147 में ये जो 15 आ रहा है ये ऑड नंबर आ रहा है, वो कह रहा है सबको इवन नंबर ऑफ पेन्स मिलने चाहिए, राइट। तो 15 नहीं होना चाहिए, तो सबको डबल कर दो, क्योंकि रेशियो तो चेंज हो नहीं सकती, रेशियो तो सबकी यही आएगी, और ये मिनिमम रेशियो थी क्योंकि मैंने एलसीएम लेके किया है। एलसीएम लेके क्या आता है? मिनिमम रेशियो। तो सबको इवन देने के चक्कर में डबल करना पड़ेगा, तो सबको डबल कर देंगे, 294 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये मैं यहां बता देता हूं, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। 6 पर्सन ABCDEF आर सिटिंग इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को मैं ऐसे बिठाता हूं, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, राइट, हो गए इक्वी डिस्टेंट। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है ये बताना है, राइट। ए के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है? मैं ए को यहां बिठा देता हूं, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे यहां क्वेश्चन मार्क है। ओके, नाउ स्टेटमेंट 1 कह रही है बी सिटिंग ऑपोजिट टू सी, डी सिटिंग ऑपोजिट टू ई। अब देखो यहां जब बी सी के ऑपोजिट है तो खाली मैं अगर उनको भी यहां लूंगा तो बी सी सी बी कोई भी हो सकता है, यहां पे बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, आंसर नहीं दे सकते। एफ इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब बी पता नहीं कहां है, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे एफ है। सपोज देखो मैं फर्स्ट वाले केस में ही ले लूं कि सी यहां होता और बी यहां होता, और बी के इमीडिएट लेफ्ट पे यहां पे होता एफ, हो सकता था।
या फिर उल्टा करता मैं ऐसा केस ले सकता था कि बी को यहां लेता और सी को यहां लेता और बी के इमीडिएट लेफ्ट पे एफ आ जाता, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट पे तो बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी ई भी हो सकते होंगे, राइट? ओके, तो इसका मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा, दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी आंसर नहीं आ रहा, तो योर आंसर इज डेटा नॉट सफिशिएंट, राइट? डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, दोनों को मिला भी दो तो भी आंसर नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द एज ऑफ मनीषा? ये क्वेश्चन है, फिर डीएस का क्वेश्चन है, बट ये आपका रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था। क्यों? यहां पे कहा है मनीषा इज 24 ईयर यंगर देन मदर। मदर की एज नहीं है तो मनीषा की एज कैसे निकालोगे? नहीं पता। 5 ईयर लेटर द एज ऑफ मनीषा एंड हर मदर विल बी इन रेशो 3:5। देखो 5 साल बाद मनीषा की एज और मदर की एज, लेट से मैं मनीषा की एज को x और मदर की एज को y ले लेता हूं, तो 5 साल बाद दोनों में ये रिलेशन हो जाएगा। बट इसमें तो दो वेरिएबल हैं, कैसे निकालोगे? तो इससे नहीं निकाल सकते। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि 5 साल बाद की दोनों की एज ले लूं। देखो दोनों की एज 5 साल के बाद ले लूं, 3x और 5x, तो दोनों की एज में जो डिफरेंस है 2x का, वो तो 24 ही रहेगा ना, क्योंकि मदर की एज अगर 24 साल, मनीषा की एज 24 साल छोटी है मदर से, तो वो तो 5 साल पीछे 5 साल पहले, वो तो 24 साल का ही डिफरेंस रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। तो यहां x 12 आ जाएगा, तो ये 36 और ये 60 आ जाएगा, और ये 5 साल बाद है तो प्रेजेंट एज भी आ जाएगी 31, प्रेजेंट एज मनीषा की आ जाएगी, राइट? प्रेजेंट एज ये आ जाएगी दोनों की। तो अगर दोनों को कंबाइन करूंगा तो आंसर कर सकते हो, तो मेरा आंसर आएगा सी, यानी कि डेटा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों को मिलाने वाला आंसर आएगा सी ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फिर से डेटा सफिशिएंसी का है, ए बी सी डी ई एफ ईच ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन आर शेड्यूल्ड बिटवीन 8 to 2। 6 लेक्चर लगाए हैं ए से एफ तक, 8 से 2 के बीच में। 6 लेक्चर, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है लेक्चर एफ इज प्रिसीडेड बाय ए फॉलोड बाय सी। एफ से पहले ए और बाद में सी आएगा, कहीं भी हो सकता है। मुझे बताना है थर्ड पीरियड, विच लेक्चर इज इन द थर्ड पीरियड, मुझे ये बताना है ये। तो अभी तो पहली स्टेटमेंट से तो कुछ भी हो सकता है, नहीं पता। देयर इज नो लेक्चर आफ्टर बी, यानी कि बी यहां पे है सेकंड स्टेटमेंट में, तो सेकंड स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो नहीं बता सकती, दोनों को कंबाइन करो तो एएफसी यहां भी आ सकते हैं, एएफसी यहां आ सकते हैं, एएफसी यहां आ सकते हैं, तो भी आपको इसका नहीं पता लगेगा, यानी कि अभी भी डेटा इनसफिशिएंट है। बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों का डेटा मिला भी लिया तो आपसे आंसर नहीं आएगा, राइट? थर्ड लेक्चर अभी भी नहीं बता सकते आप। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 80% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स एंड देयर आर नो वैलिड वोट्स। चलो ऐसा है, टोटल वोटर्स हैं 100x, उसने टोटल वोटर इन द वोटर लिस्ट ही पूछा, 100x पूछा है, उसमें से 80% ने वोट दिया, तो यानी कि 80x हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटेड। ओके, and there was none of the above option, so x got 56%, x को मिले 56% वोट इसमें से जो वोट आए थे, और y को मिले 44%, रिमेनिंग वोट y को मिले, तो x कितने वोट से जीता? 12% ऑफ 80x, यानी कि 12% ऑफ 80x इज इक्वल टू 1440। ये दे रखा है कितने वोट से वो जीता है, ये दे रखा है, तो यहां आ गया 12 इंटू 12 और 0 कैंसिल, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 2 इंटू 50, सो ये आ गया x आ गया 50 इंटू 3, 150। तो हमें बताना 100x कितना है, तो 150 के आगे 2 0 और लगा दो। 15,000 टोटल वोटर थे लिस्ट में, टोटल ने वोट नहीं किया, बट वो 15,000 टोटल वोटर थे, तो x 150 या 100x टोटल वोटर थे 150,000, सो 15,000 इज द टोटल वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the number leaves a remainder 3? ओके, ये तो चेक कर डालो ना, इतना आसान था, ये तो चेक करना बनता था। 15 आसान नंबर है, टेबल आता है, 15 का टेबल पढ़ो, 15 इंटू 7 105, 13, नहीं बचता 3।
15 इंटू 7 105 2 3 नहीं बचता 3। 15 इंटू 7 105 3 3 15 इंटू 2 30 3 बच रहा है। 15 इंटू 7 105 कितना बचा 133 नहीं, हाँ 133। 15 इंटू 8 120 13 बच रहा है, ये भी नहीं। तो 15 से डिवाइड करके देख लिया, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, वो सिर्फ एक ऑप्शन में बच रहा है, वो आंसर। राइट, डिवाइड करके देख लेते, ये आसान था। Let P be a two-digit number and Q be the number consist of same digit written in reverse order. And P into Q is 2430. देखो एक टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर कैसा होता है? ऐसा, आपने अगर ए बी लिखा है तो उसकी वैल्यू होती है 10a प्लस पी, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे। इसको जब रिवर्स करेंगे तो वो बी ए यानी कि 10b प्लस ए हो जाएगा। अब कह रहे हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड में 0 आ रहा है। इसका मतलब इनमें से एक डिजिट पक्का 5 था, तो 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होता तो रिवर्स करते तो 2 डिजिट का नंबर ही ना बनता। राइट, तो एक सिंगल डिजिट आता, 2 डिजिट इंटू अ सिंगल डिजिट, 2430 हो ही नहीं सकता था। मतलब एक डिजिट 5 है। राइट, चाहे वो ए है या बी है, एक डिजिट 5 है। ओके, तो वो तो हम कोई भी मान लेते हैं ना। तो मतलब ये 10 इंटू 5 प्लस बी कर लो, उसका रिवर्स करोगे तो 10b प्लस 5 कर लो। अब ये करके आपका 2430 आ रहा है। या तो आप इसको सॉल्व करने लग जाओ, या ऐसा सोचो, इसका मतलब नंबर ऐसा था ना कि एक 55, ऐसा सोच लो, रिवर्स करो a5, ऐसा नंबर था। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो 50 समथिंग को मल्टीप्लाई करने से इतना आ जाए? तो 2430 को 50 समथिंग से मल्टीप्लाई करूं तो ये 50 के पास ही आएगा, यानी कि 40 समथिंग आ जाएगा। 40 समथिंग जब आएगा जब इसको 54 रखोगे। तो इसको करके देखो, 54 को 45 करके देखो, तो ये 5 4 22, ये 25 एंड 16 41 एंड 2 43, 5 4 20 एंड 4 24 बन रहा है। आप मल्टीप्लाई अपने तरीके से कर लेना। राइट, तो इसका मतलब नंबर थे 54 और 45, ये पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो डिफरेंस कितना था? 9 का, तो 9 आंसर आएगा। 45 आंसर नहीं कर देना, आंसर उसने पूछा डिफरेंस ऑफ द नंबर्स। एक 54 एक 45 बन रहा है, तो नंबर का डिफरेंस जो होगा वो 9 होगा। राइट, ओके। लास्ट में देखो प्रोडक्ट में 0 था, इसलिए मैंने गेस किया कि एक नंबर तो 5 होगा, एक डिजिट 5 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करके वो 0 बनाएगा एंड में। ओके, नेक्स्ट देखो, ये काफी आसान था अगर आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पता है। वो कह रहा है p एक प्राइम नंबर है और q एक कंपोजिट नंबर है। तो कह रहा है p एंड q कैन बी ऑड, पॉसिबिलिटी बतानी है, कैन बी। तो यस, p प्राइम नंबर कोई भी ले लो, कंपोजिट कोई भी ले लो, ऑड हो सकता है p इंटू क्यू। यस, हो सकता है, हो सकता है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। q बाय p कैन बी अ प्राइम नंबर, q बाय p, तो p को 3 रखो, q को 6 रख लो, 6 बाय 3 इज 2 इज अ प्राइम नंबर। यस, हो सकता है, बिल्कुल। p प्लस q कैन बी अ प्राइम नंबर। ओके, p को कोई भी प्राइम नंबर ले लो और कंपोजिट नंबर ले लो, ऐड करके जिसका प्राइम नंबर बनता हो। यस, बनता है, p प्लस क्यू कैन बी प्राइम। तो तीनों ही हो सकती हैं, क्योंकि तीनों में कैन लिखा हुआ है। कैन, कैन मतलब पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी आपको देखनी है। राइट, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट पूछी है, तो तीनों ही पॉसिबल है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तीनों में कैन जो लिखा हुआ है पॉसिबिलिटी, यानी कि तीनों पॉसिबल हैं। राइट, नेक्स्ट पे आ जाओ। Consider the following statement. Between 316 and 317, both hour hand and minute hand coincide. देखो, coincide का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल। अगर आपको पता हो कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड मिलते हैं वो हर 65 5/11 मिनट्स पे मिलते हैं, हर 65 5/11 मिनट्स पे मिलते हैं। यानी कि 12 बजे मिलने के बाद, 12 बजे दोनों इकट्ठे होते हैं, उसके बाद वो 1:05 5/11, ये ऐसे इतने पे वो मिलेंगे दोबारा। ये यहां से मैंने 65 मिनट्स ऐड कर दिए, यानी कि उसके बाद वो 2:10 10/11, उसमें भी वही ऐड कर दिया मैंने। जब इसमें फिर से ऐड करोगे तो ये 3
अब 5 5/11 ऐड करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 15 15/11। अब 15/11 तो होता है 1 4/11, यानी 115 में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 4/11। तो 3:16 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 16 और 17 के बीच में ये मिलते हैं। हां, बिल्कुल मिलते हैं, राइट। तो ये तो एक तरीका है, मैं आपको ये याद रखो। ये एक्चुअली होता है पूरा 720 मिनट का साइकिल, वो 720 मिनट यानी 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं, तो इसलिए ये आपकी वैल्यू आ जाती है। वो पूरे 12 घंटे में 720 मिनट में 11 बार मिलते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये करके दे दिया। ओके, अब है दूसरा, बिटवीन 4:58 एंड 4:59 पीएम बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। यहां सेकंड हैंड दिया हुआ था, तो आप वैसे ही लॉजिकली सोचो कि देखो 4:58 का मतलब है आर हैंड तो यहां है, मिनट हैंड कहीं पे यहां पे है 58 पे, और जब 59 पे जाएगा मिनट हैंड, यहां से यहां जाएगा, उतनी देर में सेकंड हैंड पूरा एक साइकिल चलेगी ना, तो इसको क्रॉस तो करेगी, यानी कि वो बीच में मिलेंगे, राइट, बीच में वो मिलेंगे पक्का। सेकंड हैंड तो उसको क्रॉस करके जाएगा ना, वो तो हर 1 मिनट में एक चक्कर लगाएगा पूरा, राइट। सेकंड हैंड तो हर 1 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, तो उसका मतलब उस 1 मिनट में भी वो उसको बीच में से क्रॉस करके जाएगा, तो वो पक्का बीच में मिलेंगे मिनट हैंड और सेकंड हैंड। तो ये भी ट्रू थी, तो दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू थी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू थी, राइट। जिसने पहला क्वेश्चन पढ़ के आर हैंड और मिनट हैंड और बाद में भी आर हैंड और मिनट हैंड निकालना शुरू किया होगा, जिसको आता भी होगा, वो 4:58 59 पे वहां पे गलत कर देगा कि वहां नहीं मिलते, राइट। मिनट हैंड आर हैंड तो वहीं रहेगा, मिनट हैंड कैसे मिलेगा, राइट, तो वो गड़बड़ कर देगा। तो नेक्स्ट देखो, देर आर टू कंटेनर्स एक्स एंड वाई, एक्स कंटेन 100 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर, सॉरी, एक्स कंटेन 100 मिलीलीटर मिल्क एंड वाई कंटेन 100 मिलीलीटर वाटर। अब वो कर क्या रहा है, वो कह रहा है 20 लीटर यहां से निकाला, 20 मिलीलीटर यहां से निकाला, इधर डाल दिया, उसके बाद यहां से 20 मिलीलीटर निकाला और यहां डाल दिया, राइट। मैं आपको यह बताऊं कि फाइनली आपने किया क्या, फाइनली आपने क्या किया, यहां वापस से 100 टोटल हो गया, राइट, टोटल 100 हो गया, और यहां भी वापस टोटल 100 हो गया, राइट। अगर आपने वहां से 120 मिलीलीटर निकाल के वापस डाल दिया 20 मिलीलीटर, तो 100 वापस दोबारा हो गए। तो सपोज करो इसमें मिल्क, फर्स्ट वाले में मिल्क m है, तो वाटर कितना होगा, 100 - m। ये अगर मिल्क है m, तो वाटर कितना होगा, 100 - m, क्योंकि टोटल 100 है। दूसरे वाले में अगर अगर देखो, पहले अब ये बात भी समझना, क्योंकि मेरे पास शुरू में 100 मिलीलीटर मिल्क था, वो मिल्क है कहां, अगर m यहां है, बाकी मिल्क कहां है, बाकी मिल्क यहां होगा, बट यहां का टोटल तो 100 ml है, तो बाकी जो m बचा हुआ है वो वाटर होगा। यानी कि किसी भी एक साइकिल के बाद किसी भी स्टेज पे जितना मिल्क होगा फर्स्ट वाले में, जितना मिल्क होगा फर्स्ट कंटेनर में, उतना वाटर होगा सेकंड कंटेनर में। यानी कि मिल्क आउट ऑफ टोटल और वाटर आउट ऑफ टोटल, दोनों का परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। सो दोनों का प्रपोर्शन या दोनों का कंसेंट्रेशन, m denotes the percentage of milk in x, n denotes the percentage of water, proportion of water in y, तो m इक्वल टू n रहेगा हमेशा। मैं आपको यही दिखा रहा हूं इसमें कि किसी भी स्टेज पे जब आपने 20 देके 20 वापस कर लिया, तो यहां जितना मिल्क होगा तो बाकी का मिल्क दूसरे में होगा, तो बाकी यहां पे जितना वाटर होगा 100 - m दूसरे में मिल्क हो जाएगा, और यहां पे जो m मिल्क था दूसरे में m वाटर हो जाएगा, तो वो हमेशा ही इक्वल रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने कभी भी घर पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, तो वहां जाके सिर्फ मार्क करना था m इक्वल टू n, आपको पहले ही पता होना चाहिए था। ओके, चलो नेक्स्ट देख लो। अ पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर ऑन 5 डिफरेंट आइटम्स दिस इन हाउस होल्ड इफ बी सी डी ई। देखो यहां पे बी को दिया है 90 डिग्री, सी को दिया है 50 डिग्री, डी को दिया है 45 डिग्री, ई को दिया है 75 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, 90 95 एंड 75 80, 90 90 180 एंड 80 260। इसका मतलब बच कितना गया, बच गया 100 डिग्री, राइट। ए के लिए 100 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होना चाहिए, तो ए का परसेंटेज बताना है 100 आउट ऑफ 360 डिग्री, तो परसेंटेज बताओ इंटू 100, तो परसेंटेज बता दो, कैलकुलेट कर दो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने,
10 में 2 इंटू 5, 2 इंटू 18, एक और 2 कैंसिल कर देना था, 4 से ही कैंसिल कर देना था, तो ये आ गया 250/9%। राइट, तो परसेंटेज बताना था मुझे, 250/9% बिल्कुल ठीक था। राइट, डी ऑप्शन। और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो थैंक यू, कभी फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।